हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सीटैट पेपर 2 मैथ्स की एक स्पेशल मैराथन यहाँ पे लेके आई हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ मैथ्स के सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं वे यहाँ पे डिस्कस करूँगी। यदि आप लोग अभी मैथ्स में बिल्कुल बिगनिंग फेज में हैं या फिर आप लोगों की तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का स्कोर जो है इंक्रीज होगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके सभी कॉन्सेप्ट को एक एक करके पूरी अच्छी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ पेपर 2 साइंस की भी मैराथन यहाँ पे शेयर की है। आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपको पिन फॉर्म में जो प्लेलिस्ट है साइंस और मैथ्स के वो मिल जाएंगी। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन हम यहाँ पे शुरू करते हैं और एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूं, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैं आप लोगों को बताऊं उनको आप नोट करते चलिएगा। और इसके बाद अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपके क्वेश्चंस यहाँ पे सही होंगे। तो देखिए यहाँ जो पहला टॉपिक मैंने लिखा है, एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है और ये जो फॉर्मूला है ये किसका है? ये आपका पॉलीहेड्रन का है। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन 100% कंफर्म यहाँ पे पूछा जाता है। एक ही क्वेश्चन आता है। अब देखिए पेपर 2 मैथ्स की अगर हम बात करें तो टोटल आपके 20 न्यूमेरिकल यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो एक एक टॉपिक से एक एक न्यूमेरिकल यहाँ पे उठाया जाता है और इस टॉपिक को करने के लिए आपको कोई एडवांस फॉर्मूला यहाँ पे याद नहीं करना। आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे याद करना है। यहाँ पे है F+V=E+2। बट इन क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ पे आती है? अलग अलग जो आकृतियां होती है, अलग अलग जो शेप होती हैं, उनमें आपको यहाँ पे फेस, वर्टेक्स, एज जो है यहाँ पे काउंट करने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया कि आपको ये सॉल्व करना है और जो आपका शेप दे रखा है वो एक स्क्वायर पिरामिड है, तो सबसे पहले तो आपको एक स्क्वायर पिरामिड रफ में बनाना आना चाहिए। और एक स्क्वायर पिरामिड में कितने फेस होंगे, कितने वर्टेक्स होंगे, कितने एज होंगे वो आपको गिनना आना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर हम किसी भी फिगर की बात करें, किसी भी आकृति की बात करें, ऐसे तो अनलिमिटेड यहाँ पे हमारे सामने फिगर है। आप किस किस के फेस वर्टेक्स याद करोगे तो आपको गिनना आना चाहिए। तो मैं आप लोगों के साथ ट्रिक के साथ डिस्कस करूंगी। तो देखिए सबसे पहले ये जो वर्टेक्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये जो डॉट मैं आप लोगों के सामने बना रही हूं ये आपके क्या हो गए? ये आपके हैं वर्टेक्स। इसके अलावा ये जो लाइन आप लोगों को यहाँ पे दिख रही होगी, इन लाइन को हम क्या कहते हैं? इन लाइन को हम एज बोलते हैं। और जो आप एक कमरे में बैठे हो उस कमरे में जो आपकी दीवार है वो आपके क्या हो जाएंगी? फेसेस हो जाएंगे। अगर मैं पूछूं कि आपके कमरे में एक आगे एक पीछे ऐसे करके यहाँ पे आपके आसपास 4 दीवार और ऊपर और नीचे 2 दीवार, तो यहाँ पे टोटल फेस कितने हो गए किसी भी कमरे में? यहाँ पे हो गए 6। मैंने कैसे काउंट किया? अगर आप देखें एक सीलिंग हो गया और एक आपका नीचे का जो फ्लोर हो गया वो 1, 2 और चारों तरफ 4 दीवार है, तो टोटल फेस क्या हो गए? एक क्यूब में, एक घन में 6 हो गए। अभी आप लोगों ने काउंट किया, आगे आगे की फिगर में आप लोगों के साथ में ट्रिक वाइज डिस्कस करूंगी। अब अगर मैं वर्टेक्स की बात करूं तो वर्टेक्स आप गिनेंगे कैसे? तो ऊपर आप मुझे देख के बताइए, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे दिख गए और नीचे यहाँ पे आपको कितने दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं। तो वर्टेक्स कितने हो गए इसके? 8। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वर्टेक्स भी यहाँ गिन सकते हैं। अब अगर मैं एज की बात करूं तो एज होती है लाइंस जो 2 दीवारों को इस तरीके से जोड़ती है। तो यहाँ पे लाइन कितनी है? 1, 2, 3, 4 ऊपर हो गए, 1, 2, 3, 4 नीचे हो गए। इसके अलावा 1, 2, 3, 4 इस तरीके से हो गए, 4 ऊपर 4 नीचे और 4 आपके लंबाई में दीवार। तो यहाँ पे एज कितने हो गए? यहाँ पे एज हो गए 12। अब यहाँ आपको क्यूब और क्यूबॉइड के क्वेश्चन नहीं आते। आपको एग्जाम में प्रिज्म के क्वेश्चन, पिरामिड के क्वेश्चन यहां से बनते हैं क्वेश्चन। मोस्टली आपके जितने क्वेश्चन मिलेंगे या तो पिरामिड के मिलेंगे या तो प्रिज्म के मिलेंगे, जो कि अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखिए एक अगर आपके पास घनाभ है यानी कि क्यूबॉइड है, इन दोनों आकृतियों में फर्क क्या है? इसके सभी डायमेंशन बराबर होते हैं, इसमें बराबर नहीं होते। तो इस केस में भी अगर आप गिनते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फेस कितने होंगे एक क्यूबॉइड के? यहाँ पे आपके 4 ये दीवार, एक ऊपर एक नीचे, तो फेस कितने हो गए? 6। इसके अलावा एज यानी कि अगर हम इन डॉट्स को गिने तो ये कितने हो गए? 8। और अगर हम एज इन लाइनों को गिने तो ये हो गए 12। तो क्यूब और क्यूबॉइड में फेस, वर्टेक्स और एज तीनों के तीनों आपके बराबर रहते हैं।
जैसा कि मैंने कहा कि आप यहाँ पर स्टार मार्क लगा लीजिए कि आपके पास जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा या तो आपको पिरामिड का देखने को मिलेगा या तो आपको प्रिज्म का देखने को मिलेगा। अब आप कहेंगे कि ये मैं कर क्या रही हूँ, तो किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पे पॉलीहेड्रन का सॉल्व करने के लिए उस आकृति के आपको फेस, वर्टेक्स और एज गिनना आना चाहिए। मैं आप लोगों के साथ ये गिन के यहाँ पे दिखा रही हूँ कि आप किस तरीके से गिनेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पिरामिड के यहाँ पे डिस्कस करूंगी 2 एग्जाम्पल से, उसके बाद प्रिज्म के एक्सप्लेन करूंगी 2 एग्जाम्पल से, और इस तरीके से आप किसी भी आकृति का निकाल सकते हैं। तो यहां आपको अगर सबसे पहले फेस गिनना है पिरामिड का, ध्यान सुनिएगा। तो देखिए पिरामिड और प्रिज्म में क्या फर्क है। पिरामिड में जैसे कि यहां पे लिखा है ट्रायंगुलर पिरामिड और दूसरा लिखा है पेंटागनल पिरामिड। ट्रायंगुलर में कितनी साइड होती है, 3 साइड होती है, ये तो हमें पता है। और अगर मैं पेंटागन में देखूं तो पेंटागन में होती है 5 साइड। तो ट्रायंगुलर में नीचे आपका ट्रायंगल बना हुआ है और पिरामिड इस तरीके से ऊपर से बंद है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि पेंटागन में कितनी साइड होती है, 5 साइड। तो नीचे से आपके 5 साइड की आकृति बनी हुई है और ऊपर से इस तरीके से बंद है। और अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगुलर प्रिज्म, देखिए ये ट्रायंगुलर पिरामिड है और ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। तो प्रिज्म की बात करूँ तो जो आपकी आकृति नीचे दिखाई देगी वही आकृति आपको ऊपर भी दिखेगी प्रिज्म में, और पिरामिड में ऊपर से ये बंद होता है। तो पिरामिड और प्रिज्म में मेन डिफरेंस ये होता है। अब मैंने क्या कहा, यहाँ पे आप लोगों को एक ट्रायंगुलर पिरामिड की अगर मैं बात करूं तो इसमें साइड कितनी है, इसमें साइड है आपके 3। तो अगर आपको इस आकृति का कभी भी फेस निकालना हो तो 3 में 1 जोड़ दीजिए 4। अब आप कहेंगे 3 हमें कैसे पता चलेगा, जो नाम यहाँ पे दे रखा होगा उसमें आप 1 जोड़ देंगे। सेम यही चीज मैं पेंटागन में अगर आपके सामने करके दिखाऊं, पेंटागन में कितनी साइड होती है, 5 साइड होती है, और 5 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6। तो फेस निकालने के लिए जितनी भी यहाँ पे नाम लिखा है, अगर हेक्सागोनल पिरामिड होता तो हेक्सागन में कितनी साइड होती है आपकी, 6, और 6 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और एक और मजेदार बात, जितना इसका फेस होगा उतना ही इसका वर्टेक्स होगा। वर्टेक्स क्या होता है, इन डॉट को हम गिनते हैं, देखिए 3 डॉट ये, चौथा डॉट ये। तो जितना इसका फेस होगा उतना ही इसका वर्टेक्स होगा। इसमें भी आप गिनना चाहे तो गिन सकते हैं, नीचे 5 डॉट, ऊपर 1 डॉट। तो यहाँ पे हम गिनेंगे, यहाँ पे हमने एक चीज कंक्लूड किया कि अगर आपको कभी भी किसी भी पिरामिड का, किसी भी पिरामिडिकल शेप का यहाँ पे फेस और वर्टेक्स पता करना है, आप चुटकियों में पता कर सकते हैं। कैसे कि कोई भी जो आकृति दे रखी है उसमें जितनी साइड होंगी, जैसे ट्रायंगल में 3 साइड होती है, ये तो हम लोगों को बेसिक पता ही है, तो उसमें हम 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे फेस आ जाएंगे, और वर्टेक्स भी उतने ही होंगे जितने फेस होंगे। मैंने 2 एग्जाम्पल आपको करके दिखा दिए। इसके अलावा यहाँ पे जब हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे तो ये भी देखिए, ये भी एक पिरामिड है, इसमें भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब एज के लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, एज आपको गिनने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें एज कितने हो गए आपके, 6 हो गए। इसमें हमें गिनने पड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से एक बार और गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से यहाँ पे 10 आ गए, यहाँ पे हो गए 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिज्म की बात करूँ कि प्रिज्म में आप यहाँ पे कैसे पता करेंगे, तो प्रिज्म में होता क्या है कि सबसे पहले अगर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे फेजेस गिनने लगूँ तो इस आकृति में और इस आकृति में असल फर्क क्या है। असल फर्क आप कहेंगे कि इस आकृति में और इस आकृति में ये है कि ऊपर से ये वाली आकृति जो आपकी पिरामिड होती है वे आपकी बंद है, और इस आकृति में फर्क क्या है कि ऊपर से एक और आपका इस तरीके से ट्रायंगल जो है यहाँ पे बन गया। तो यहाँ आपके फर्स्ट केस में मैंने क्या कहा था, जब आप पिरामिड का सॉल्व करेंगे, जब आप पिरामिड का सॉल्व करेंगे तब आप देखेंगे कि कितने इसमें ट्रायंगल की साइड है। तो कितने साइड थी, यहाँ पर आपकी 3 साइड है, और कभी भी जब पिरामिड का निकालते हैं तो 3 में बस 1 जोड़ देते हैं और आपका यहाँ पे फेस आ जाता है। और क्योंकि इसमें एक और चीज ऊपर से बढ़ गई तो इसमें आप 3 में 2 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर फेस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये चीज यहाँ पर भी अप्लाई होती है। तो एक बार और देखिए, अगर हम हेक्सागोनल प्रिज्म की बात करें तो हेक्सागन में कितने साइड होते हैं, 6 साइड
होते हैं, 6 में 2 जोड़ दीजिए, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो पिरामिड में 1 जोड़ा जाता है, प्रिज्म में 2 जोड़ा जाता है। पिरामिड में उतने ही वर्टेक्स होते हैं जितने फेस होंगे। बस इस वाले केस में आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि इसमें वर्टेक्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिला क्यों ये यहाँ पे ऊपर की साइड भी आकृति है, तो यहाँ आपके बराबर नहीं होंगे वर्टेक्स, इस चीज का ध्यान रखना है। इस केस में अगर हम गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जैसे कि मैंने कहा कि पिरामिड में वर्टेक्स बराबर होते हैं फेज के, बट प्रिज्म में आपके वर्टेक्स बराबर नहीं होते, इस चीज को ध्यान रखना है। इसके अलावा एज अगर हम यहाँ पे गिनते हैं तो एज होती है लाइंस, तो एक एक करके गिनिए, 1 2 3 तीन ट्रायंगल नीचे, मतलब 3 साइड ऊपर है, 3 साइड नीचे, 3 3 हो गए 6 7 8 9, तो 9 यहाँ पे एज हो गए। अब इस केस में अगर आप गिनेंगे तो ऊपर कितना है, ऊपर यहाँ पे है 6, नीचे यहाँ पे 6, 6 6 हो गए 12, और 3 लाइन्स यहाँ पे हैं, 3 लाइन्स यहाँ पे हैं। तो अगर आप गिनते हैं तो ये हो गए आपके 6 6 12, और ये दोनों मिला के हो गए 6 यानी कि 18। तो एज इसमें कितने हो गए, 18। तो अगर आपके सामने कोई भी आकृति आती है, मैं अब उम्मीद करूंगी कि आप उसे यहाँ पे बना पाएंगे। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया और जो आपका मेन पैटर्न यहाँ पे पूछा जाता है, मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो एक स्क्वायर पिरामिड है, पिरामिड बोलते ही आपके माइंड में आना चाहिए जो ऊपर से ऐसे बंद होता है। तो क्योंकि स्क्वायर बोला है तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक स्क्वायर यहाँ पे बना रही हूँ। जो आकृति बोले आपको वो चीज बनानी है, और क्योंकि पिरामिड है तो ऊपर से इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, ये बंद होगा। तो आपको इस तरीके से ये चीज यहाँ पे बना लेनी है। तो सबसे पहले तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप यहाँ पे बना पाएंगे। अगर ये चीज यहाँ पे बोला जाता कि एक यहाँ पे ट्राइंगुलर है तो नीचे में ट्राइंगल बनाती, अगर पेंटागन है तो पेंटागन बनाऊंगी, हेक्सागन है तो हेक्सागन बनाऊंगी, मतलब उतने ही। अब अगर मैं इसमें आपको फेस, वर्टेक्स और एज यहाँ पे गिनने को बोलूं तो मैंने अभी आपको बार बार फोर्स करके बोला कि पिरामिड के केस में आप जितनी भी इसकी साइड होंगी, स्क्वायर में कितने साइड होती हैं, 4 साइड होती हैं, उसमें आप सीधा बस 1 ऐड करते हैं। इसमें कितना ऐड करते हैं, 1, इसमें कितना ऐड करते हैं, 2। तो यहाँ पे फेस कितने हो जाएंगे, 5। आपको गिनने की भी जरूरत नहीं है एग्जाम में, इसमें उतने ही, क्योंकि पिरामिड है तो उतने ही आपके वर्टेक्स होंगे, तो ये भी आपका हो जाएगा 5। एज आप गिन लीजिए, देखिए क्योंकि स्क्वायर है तो 4 आपके नीचे हो जाएंगे, 4 5 6 7 8। तो आपको यहाँ पे गिनना आ गया, एक फिगर बनाना आ गया। अब आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। 2 इंटू ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू है 8, इसके अलावा एफ की वैल्यू है यहाँ पे 5, और यहाँ पे 2 इंटू वी, यानी कि ये हो गए आपके यहाँ 10। तो ये 16 में से 5 माइनस किया, यहाँ पे आया आपका 10। अगर हम इन दोनों को यहाँ पे माइनस करते हैं तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 11, और 11 में अगर हम 10 प्लस करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 21। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके यहाँ पे पॉलीहेड्रन से पूछे जाते हैं। कुछ मुश्किल नहीं है अगर आप इतना कर पाए, और इतना करने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन 99.9% क्वेश्चन या तो पिरामिड का आएगा या प्रिज्म का आएगा। पिरामिड के केस में बहुत आसान है, जो भी आपको आकृति दी जाए उस आकृति में जितनी साइड होगी उसमें नंबर 1 मतलब 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे फेस, उतने ही वर्टेक्स, एज आपको गिनने पड़ेंगे। प्रिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 प्लस करके आपका फेस आ जाएगा, वर्टेक्स आपको यहाँ पे गिनने पड़ेंगे क्योंकि बराबर नहीं होते। देखिए इसमें आप सोचेंगे कि एक ही जोड़ा है, देखिए इसमें 12 आ गया, तो ये दोनों बराबर नहीं होते। और एज आपको मैंने गिनने यहाँ पे बताई थी, और इस तरीके से आपके एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करूंगी, जो कि है विभाज्यता का नियम। यदि आप लोगों ने सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे तो इस टॉपिक से आपका कंफर्म एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, जिसके लिए कुछ आपको नियम यहाँ पे पहले पता होने चाहिए, और इन नियम से संबंधित जिस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक बार शॉर्ट में ये नियम यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। अगर आपको इनमें से किसी में भी डाउट है तो वो चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। तो देखिए अगर आपके पास कोई भी नंबर इस तरीके से दिया जाता है, चाहे वो कितने से भी बड़े से बड़ा नंबर हो, तो आपको उसका लास्ट डिजिट यहाँ पे चेक करना है। अगर उसका लास्ट डिजिट जो हो
वो आपका क्या क्या हो, इसके लास्ट डिजिट में आपको यहाँ पर जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे नंबर मिल जाए तो वो आपका नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो सबसे आसान जो नियम होता है ये आपका 2 का देखने को मिलता है कि बस आपको लास्ट का नंबर देखना है, और 2 के नियम को याद रखते हुए आप 4 और 8 का भी नियम यहाँ पे याद रखेंगे। 4 का नियम क्या बोलता है कि लास्ट के 2 डिजिट आपके 4 से क्या होनी चाहिए, भाग होने चाहिए। तो पूरे नंबर को तो मुझे यहाँ पे लेना देना भी नहीं है, मैं लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पे देखूंगी। 2 के पहाड़े में क्या देखना है, लास्ट का आखिरी का जो डिजिट होगा वो आपका 2 से डिवाइड होता है नहीं होता। 4 में हम देखेंगे कि लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होते हैं नहीं होते, और 8 में हम क्या देखेंगे कि लास्ट के 3 डिजिट आपके डिवाइड होते हैं नहीं होते 8 से। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होते होंगे तो पूरा नंबर आपका 8 के पहाड़े में जाएगा। इसके बाद अगर हम 5 के नियम की बात करें तो 5 के लिए जो लास्ट का डिजिट होगा वो आपका क्या होना चाहिए, वो या तो 0 होना चाहिए या तो वो आपका 5 होना चाहिए। आप पूरे 5 के पहाड़े को पढ़ के देख सकते हैं। 5, 10, 15, 20, तो ऐसे में लास्ट डिजिट या तो 0 आता है या 5 आता है। और अगर हम 10 के नियम की बात करें तो 10 का नियम ये बोलता है कि लास्ट का जो डिजिट होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होना चाहिए, 0 यानी कि 0। तो इस तरीके से हमने 2 का, 4 का, 5, 8 और 10 का नियम यहाँ पे देख लिया। अब 3 के नियम के साथ साथ आपको यहाँ पे 9 का नियम भी सीखना है। 3 का नियम ये बोलता है कि कोई भी अगर आपको संख्या इस तरीके से दी जाए तो उसमें आपको क्या करना है, उन सभी संख्याओं का आपको क्या करना है, सम ऑफ डिजिट करना है। अगर इन सभी संख्याओं को जोड़कर आपका जो नंबर आता है वो आपका 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी आपका 3 से डिवाइड होगा। और ऐसे ही आपको यहाँ पे सम ऑफ डिजिट देखना है कि वो 9 के पहाड़े से जाता है या नहीं जाता। सम ऑफ डिजिट का मतलब क्या है, सम ऑफ डिजिट का मतलब ये है कि अगर मेरे पास इस तरीके से एक नंबर दिया गया और इस नंबर को मुझे चेक करना है कि ये 3 या 9 से जाता है नहीं जाता, तो मैं क्या करूंगी, इन सभी संख्याओं को इस तरीके से जोड़ लूंगी। कैसे जोड़ूंगी, यहाँ पे आप देखेंगे कि 6 में 1 जोड़ा 7, 7 और ये 4 में 3 जोड़ा 7, 7, 7, 14, 15, 16, 16 जो है वो आपका या तो 3 से जाना चाहिए या 9 से जाना चाहिए। ना 3 से जाता है ना 9 से जाता है, तो ऐसे केस में ये नंबर आपका डिवाइड नहीं होगा ना 3 से ना 9 से। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं। और 6 का नियम ये बोलता है कि जो भी संख्या दे रखी हो वो आपका ये 2 के टेबल में और साथ ही साथ 3 के टेबल में डिवाइड होना चाहिए। 2 के टेबल में डिवाइड होने के लिए क्या है कि लास्ट डिजिट 8 होना चाहिए और साथ ही साथ ये 3 के पहाड़े में भी जाना चाहिए। अगर जो नंबर 2 और 3 दोनों के पहाड़े में जाएगा वही नंबर आपका 6 के पहाड़े में जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब 7 का नियम क्या बोलता है कि अगर आपको इस तरीके से कोई भी नंबर दिया गया तो उस नंबर में जो लास्ट का नंबर, ध्यान से सुनिएगा, 7 का थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा कि लास्ट का जो नंबर है इसका आप कर लीजिए डबल, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आएगा यहाँ पे 6। तो जो बचा हुआ नंबर है उसमें से इस नंबर को माइनस करेंगे और माइनस करके जैसे कि यहाँ पे आया 28, तो 28 जो है 7 से जाना चाहिए, तो ऐसे केस में वो नंबर भी आपका डिवाइड होगा। अब लास्ट जो है वो आपका 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो बचता है। आपके पास कोई भी नंबर इस तरीके से दिया जाए, कितने से भी बड़े से बड़ा नंबर हो, उस नंबर में आप सबसे पहले तो इस तरीके से गैप आप तैयार करेंगे। तो यहाँ पे 3, 5, 3, 6 आपका यहाँ पे आ गया, 3, 5, 3, 6 मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद अगला है 4, 6 और 7, 4, 6 और 7, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। आप इस तरीके से ये पैटर्न तो बना ही लेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको इन नंबर्स को जोड़ना है। तो अगर मैं 5 में 5 जोड़ूंगी तो आएगा 10, 10 यहाँ पे मैंने 6 को यहाँ पे 5 कर लिया तो यहाँ पे आ गया 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो 17 आ गया इनका सम। इसका सम कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 7, 7, 14, 14, 15, 16, 17, 17। तो देखिए यहाँ आपको देखना क्या है कि आपने इनका सम किया, इनका सम किया, जोड़ा इनको,
और उसके बाद जोड़ने के बाद जो भी आंसर आया इसको आपको माइनस करके देखना है। अगर आप इन्हें माइनस करते हैं तो यहाँ पे अगर आपका 0 आता है या फिर 11 का मल्टीपल आता है, यानी कि 11 के टेबल से भाग होने वाला कोई नंबर आएगा तो वो 11 से भाग होगा। जैसे यहाँ पे तो लकीली मैंने एक ऐसी नंबर उठा लिया और आपको देखने को मिला कि इनका भी सम 17 है, इनका भी सम 17 है, तो 17 में से 17 माइनस किया कितना है, 0 आया। अगर 0 ना आए तो कैसा नंबर आनी चाहिए, यहाँ पे 11, 22, 33 ऐसा नंबर आना चाहिए जो कि 11 के टेबल से भाग हो। तो अगर ऐसा आपका नंबर आता है यहाँ पे 0 या फिर ऐसा कोई नंबर जो कि 11 के टेबल से भाग होता है तो वो नंबर भाग होगा। अब आपके माइंड में सवाल आएगा कि आपको एग्जाम के लिए कौन सा याद करना है। वैसे तो आपको सभी पता होना चाहिए बेसिक नॉलेज, बट सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 8 से, 9 से और 11 से। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फ्रेम करके देंगे कि एक बड़ा सा नंबर आपको यहाँ पे इस तरीके से दे दिया, जैसे कि नंबर दिया 1, 3, 4, फिर x, फिर 5 और 8, फिर y। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो नंबर है ये आपका विभाज्य है, डिविजिबल है किससे, 72 से। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि हमने तो 72 का नियम पढ़ा ही नहीं है, हमने तो बस 11 तक का पढ़ा है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि 72 किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आता है। तो हम बेसिक अगर टेबल पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि 8 और 9 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 8 9 होता है 72। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये संख्या, ये जो बड़ी सी संख्या है, ये अगर 8 और 9 दोनों के टेबल में जाएगी तो ये 72 के टेबल में भी जाएगी। तो आपको ये एग्जामिनर यहाँ पे 72 का मल्टीपल चेक करने को नहीं बोल रहा, आपको ये एग्जामिनर 8 और 9 के मल्टीपल को चेक करने को बोल रहा है। तो 8 का नियम हम सबसे पहले चेक करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद हम 9 के नियम को यहाँ पे चेक करेंगे। 8 के नियम को अगर मैं चेक करूं तो 8 का नियम क्या बोलता है कि लास्ट के जो 3 डिजिट है वे आपका 8 से जाना चाहिए, तो ये पूरा नंबर भी जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये नंबर तो आपने कहा कि ये पहले ही जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि ये आपका 72 से डिवाइड हो रहा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि ये नंबर आपका 72 से विभाज्य है। इट मीन्स ये 8 की टेबल में भी जाएगा, 9 की टेबल में भी जाएगा। अब आपके माइंड में सवाल आएगा कि ये अगर 8 और 9 दोनों की टेबल में जा रहा है तो हम कर क्या रहे हैं, हम इस क्वेश्चन में x और y का मान यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो अगर 8 की टेबल में ये नंबर जा रहा है तो लास्ट के 3 डिजिट आपके 8 से भाग होने चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट को उठाइए, पूरे नंबर से हमें लेना देना भी नहीं है। लास्ट के 3 डिजिट को हम 8 से भाग करके देख रहे हैं। क्वेश्चन के अनुसार 8 से भाग हो रहा है, तो 8 से अगर ये नंबर भाग होता है तो 8 7 कितना होता है, 8 7 होता है आपका 56, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ पे आपको y का ऐसा मान रखना है क्योंकि ये 8 से डिवाइड हो रहा है। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ये नंबर 72 से विभाज्य है, मींस ये नंबर 8 से भाग जाएगा। अगर ये नंबर 8 से भाग जाएगा तो y की जगह क्या होना चाहिए, 8 की अगर हम टेबल देखें 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, तो देखिए 2 यहाँ पे पहले से है, y की जगह अगर हम 4 रख देंगे तो ये नंबर पूरा भाग होगा। तो y का मान आपके पास आ गया 4। मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि ये जो संख्या है ये 72 से विभाज्य है, तो मैंने देखा 72 किस किस के फैक्टर हैं, 8 और 9 के। 8 का नियम बोलता है कि लास्ट के 3 डिजिट भाग होने चाहिए, सिर्फ 3 डिजिट उठाया और y का मान निकाल दिया। अब यहाँ पे 8 का हमने काम कर दिया। अब अगर हम 9 के हिसाब से देखें, क्योंकि 9 का भी हमें चेक करना है, y यहाँ पे 9 की मदद से हम यहाँ पे x निकाल लेंगे। अभी हमने y निकाला। 9 का नियम क्या बोलता है कि सम ऑफ डिजिट 9 से भाग होना चाहिए, और इस क्वेश्चन में भाग भी होगा क्योंकि 72 से भाग होता है। तो पूरे नंबर का आपको सम ऑफ डिजिट यहाँ पे करके देखना पड़ेगा। तो हम अभी सम ऑफ डिजिट यहाँ पे करके देखेंगे। x हमें पता नहीं है, 8, उसके बाद यहाँ पे आ गया 5, 8, उसके बाद y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4। तो अब आपको क्या करना है, सभी नंबर्स को आपको जोड़ के देखना है। तो अब हम सभी नंबर्स को यहाँ पे जोड़ना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे कितना है, 4 5 6 7, ये
4 5 6 7 8, तो ये आ गया 8, ये आपका है 8 और 8 8 को मिलाएंगे कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। अब 16 में अगर आप यहाँ पे ये 5 है और ये आपका है 9, 9 में से 1 कम करेंगे तो 8 आएगा। यहाँ पे 8, ये 16 में अगर आप 8 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 24, 24 1 हमने छोड़ दिया था 25, तो इस तरीके से 25x आपके पास यहाँ पे आ गया। अब आप सोचेंगे कि ये आपने किया क्या है, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि सम ऑफ डिजिट जो होगा वो आपका 9 से भाग होना चाहिए। अगर ये 9 से भाग होता है इट मीन्स आप मुझे बताइए कि x की जगह हम क्या रखें कि ये पूरा 9 से भाग हो जाए। तो आप कहेंगे कि 9 का पहाड़ा आप देख लीजिए, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, तो देखिए 27 के पास है ये नंबर। तो अगर मैं x की जगह यहाँ पे 2 रख दूं तो ये पूरा नंबर भी 9 से भाग होगा। तो x का मान कितना आ गया 2, y का मान कितना आ गया 4, सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ सॉरी 6। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। मैंने इस नॉलेज को यूज करके इस क्वेश्चन को कैसे हल किया कि एक नंबर दे रखा है वो 72 से भाज्य है, 72 से भाज्य है तो 72 के फैक्टर बना लिए, फैक्टर बना लिए तो ये 8 और 9 दोनों की टेबल से भाग है। अब एक चीज और, कई सारे कैंडिडेट बोलेंगे तो बहुत लेंदी तरीका है, अभी मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोगों के लिए बहुत टाइम लगाया है, अदरवाइज नंबर देखते ही आपको पता होना चाहिए 8 और 9 से भाग है और ये फटाफट 1 मिनट का भी स्टेप नहीं है ये। तो यहाँ पे आप ये जो 8 का टेबल है, 8 का नियम क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट आप क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो आपको y क्या रखना है पता चल जाएगा, y निकालते ही सम ऑफ डिजिट करके आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे x क्या रखना पड़ेगा कि ये 9 से भाग हो जाए। तो x आपने 2 निकाला, 2 और 4 दोनों को मिला के आ गया 6। तो इस तरीके से आपको डिविजिबिलिटी रूल अगर पता होंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके से यहाँ पे कर पाएंगे। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करूंगी जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे हमें पता चलेगा अब हमें कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। अगर मैं सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि समपूरक कोण की बात करूं तो ऐसे कोण जिनका योग आपका यहाँ पर 180 होता है, ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं, ऐसे कोण को हम यहाँ पे सप्लीमेंट्री कहते हैं। और ऐसे कोण जिनका योग आपका यहाँ पे 90 डिग्री का होता है, ऐसे कोण को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और इससे एक क्वेश्चन आपके हर पेपर सेट में आपको फिक्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 2 अलग अलग क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं ताकि आपको एक आइडिया लगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत आसान होगी। कह रहे हैं कि 2 समपूरक कोण है जिनका अंतर कितना है 20 डिग्री है। तो जो बोल रखा है वो हम ले लेते हैं। एक समपूरक कोण को मैंने ले लिया x, दूसरे को ले लिया मैंने y, दोनों का अंतर कितना बता रखा है 20 डिग्री बता रखा है। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ जो क्वेश्चन में बोल रखा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल। अब इस क्वेश्चन में मुझे यहाँ पे क्या करना है कि अगर छोटा कोण जो है अगर p है तो आपको ये बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हमें इन दोनों में से x और y में से ये तो पता होना चाहिए कि इनका मान कितना है यानी कि इनकी वैल्यू कितनी है, और तभी तो हमें पता चलेगा कि इनमें से छोटा कौन सा है। बट अब इस इंफॉर्मेशन से तो हमारा काम बनेगा नहीं, क्योंकि एक इक्वेशन से आप एक वेरिएबल निकाल पाते हो। बट साथ में यहाँ पे हमें बता रखा है कि ये कैसे हैं, ये आपके सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जिनका योग आपका 180 होता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर एक x होगा तो दूसरा वाला एंगल क्या होगा, यहाँ पे 180 माइनस एक्स। देखिए मैंने अभी लिखा था कि दोनों का योग कितना होता है 180 होता है। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और इसे हम किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे x और x को जोड़ के क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये यहाँ पे आपका माइनस में इधर जाके हो जाएगा प्लस। अगर आप यहाँ पे 180 में 200 यहाँ पे प्लस करते हैं, सॉरी 20 यहाँ पे प्लस करते हैं तो आएगा 200, और अगर आप इसे यहाँ पे भाग करते हैं तो x आ जाएगा 100। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास x जो है x यहाँ पे 100 आया है तो y कितना होगा, y होगा यहाँ पे 80। आप कहेंगे ये कैसे निकाला? ये मैंने ऐसे निकाला क्योंकि दोनों का योग आपका 180 होना चाहिए। अब आपको पता चल गया कि इन दोनों में से छोटा कौन सा है, छोटा है यहाँ पे 80, तो p जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, p यहाँ पे हो जाएगा आपका 80, क्योंकि छोटा वाला कोण
आपको लेना था। अगर p आपको पता चल गया तो 3p माइनस 50 आप आसानी से निकाल देंगे, क्योंकि आपको क्या करना है 80 और 3 को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 240 और इसमें से 50 माइनस करना है। 240 में से 50 माइनस करेंगे तो 190 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन और ये टाइप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जिसमें बोल रखा है कि समपूरक कोण है, सप्लीमेंट्री एंगल है, जिनमें एक एंगल जो है वो दूसरे एंगल के 3 गुना है। यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों को ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है कि एक एंगल जो है वो दूसरे एंगल के 3 गुना है। जो भी चीज़ें हमें बता रखी है हम उस तरीके से वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें सबसे छोटा वाला कोण जो है वो अगर x है तो ये निकालना है। जहाँ यहाँ पे क्या बता रखा था कि इन दोनों का अंतर कितना है, 20 डिग्री है। यहाँ पे बता रखा है कि एक एंगल दूसरा एंगल के 3 गुना है। तो यहाँ पर भी देखिए ये एक सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। यहीं पे अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है तो मैं 90 लेती। अब अगर मुझे पता चलेगा ये x है तो दूसरा वाला एंगल मैं कितना ले सकती हूँ, 180 माइनस x। सिंपल सी बात वही कि दोनों का योग कितना है, 180 है। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, अब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। 180 को हम अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 540 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3x। ये जो आपका 3x है यहाँ माइनस में है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस हो जाएगा, 4x आ जाएगा और आपको इसे भाग करना है। x का मान कितना आ जाएगा, अगर हम इसे यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो ये 4 की टेबल में पूरा चला जाएगा, वो भी 135 बार में। अब आपके सामने x जो है वो 135 आ गया। यहाँ पे हम लोगों को क्या बोल रखा है इस क्वेश्चन में कि जो छोटा कोण है वो आपका है x। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करती हूँ तो वैसे तो मैंने x और y अपनी मर्जी से मान लिया था। अगर एक कोण जो है वो आपका यहाँ पे 135 आया है तो दूसरा कोण क्या होगा, दूसरा कोण आप निकालोगे यहाँ पे 180 में से 135 को माइनस करके। आप कहोगे कि सीधा आपने x का मान 135 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो छोटा वाला कोण है उसको आपको x मानना है। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को माइनस करती हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 और अगर हम इसे यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 45। तो देखिए 45 जो है आपका छोटा वाला कोण यहाँ पे होगा, तो ये आपका है x और इसको आप बाद में y मान लीजिए। सिंपल सी बात है कि आपको ये देखना है कि जो छोटा वाला कोण है वो आपको यहाँ पे x मानना है। और अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो ये जो 135 है इसमें आप 45 यहाँ पे जोड़ के देख लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा दोनों का सम 180 आ रहा है। तो जो छोटा वाला कोण है वो कितना है, यहाँ पे 45 है। तो आपको निकालना है 5x यानी कि 5 इंटू 45 माइनस 25। तो अगर आप इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 5 5 होता है आपका 25 और 20 22। तो इस तरीके से 225 में से आपको 25 माइनस करना है तो 200 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये टाइप भी आपको अब यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब मैं आप लोगों के साथ इस सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी और अब जो मैं आप लोगों के साथ टॉपिक डिस्कस करूंगी इसे आप मानक रूप यानी कि किसी भी नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म के नाम से जानते हैं। आपके पेपर सेट में एक क्वेश्चन इस टॉपिक का भी पूछ लिया जाता है। अब देखिए अगर आपके सामने कोई भी नंबर है तो उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी एक ऐसा नंबर है जिसमें कोई भी दशमलव नहीं है, डेसिमल नहीं है, तो मान के चलिए कि मैंने दशमलव लगाया और यहाँ पे मैंने 0 लगा दिया, डेसिमल लगा के 0 लगा दिया। अब आपको करना क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखने का तरीका ये है कि आपको एक नंबर के बाद डेसिमल चाहिए होता है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें आप इस तरीके से नंबर लिखते हैं और यहाँ पर 10 की पावर कुछ भी आपकी यहाँ पे होती है। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है 10 की पावर पॉजिटिव भी हो सकती है या फिर नेगेटिव भी हो सकती है। अगर आपको इस नंबर को लिखना है तो आपको ये डेसिमल कहाँ से कहाँ मूव करना है, आपको ये डेसिमल यहाँ से पीछे की तरफ मूव करना है। ध्यान से सुनिएगा जो मैं वर्ड बोल रही हूँ, आपको ये डेसिमल पीछे की तरफ मूव करना है और इस डेसिमल को लेके आना है 4.67 के बीच में।
अब यहाँ पे अगर आपकी मूवमेंट आप ध्यान से देखें तो आप इसमें मूवमेंट आपने कहाँ से कहाँ किया, अगर मैं आपसे पूछूंगी तो आपने अपने लेफ्ट की तरफ यानी कि दाएं हाथ की तरफ मूव किया। लेफ्ट की तरफ जब आप यहाँ पे मूव कर रहे हैं तब आप क्या करेंगे, तब आप यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू यहां पे रखेंगे। अब अगर अगले केस में मैं आपसे पूछूं तो ये डेसिमल आपको अब इस साइड मूव करना होगा, वो भी 3.84 के बीच में। अब इस बार आप मूव कहां से कहां कर रहे हैं, अब आप अपने राइट साइड पे मूव कर रहे हैं। जब आप अपने राइट साइड पे मूव करें, और कितना मूव किया हमने, 1 2 3 4 5, तो 5 हमने यहाँ पे मूव किया, तो ये पावर आपकी नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर आप इस साइड मूव करेंगे तो पावर पॉजिटिव, अगर आप इस साइड मूव करेंगे तो पावर नेगेटिव। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपको एग्जामिनर क्वेश्चन जो है इस तरीके से दे देते हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, आपको इनका प्रोडक्ट निकालना है। आपको क्वेश्चन में प्रोडक्ट निकालना दे सकते हैं, आपको कह सकते हैं कि इन्हें आप प्लस करिए, इन्हें आप माइनस करिए, कुछ भी इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो आपको यहां पर इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने लिखा 1.7 इंटू 10 की पावर 4 और उसके बाद प्रोडक्ट निकालना था, इसलिए मैंने यहां पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया और यहां पर मुझे मल्टीप्लाई करना है इसे 12.5 इंटू 10 की पावर 6 से। सबसे पहली लाइन में आपको यही चीज बोली गई, जो बोला गया मैंने वो किया। नंबर को आपको नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 21.25 के आसपास आंसर आएगा। यह आपको एग्जाम में थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन आपको करनी है। उसके बाद एक्सपोनेंट एंड पावर का एक रूल ये है कि अगर बेस जो है वो आपका बराबर होता है, जैसे कि ये बेस यहाँ पे हो गया 10 और ये बेस यहाँ पे है 10, अगर कोई दो बेस आपके बराबर हैं और मल्टीप्लिकेशन चल रहा है तो आप इनके पावर को क्या करोगे, आप इनके पावर को जोड़ दोगे। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। आप एक ही स्टेप में इसे सॉल्व करके लिख सकते हैं एग्जाम में टाइम बचाने के लिए। मैं अभी आप लोगों के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रही हूं, इस वजह से एक एक स्टेप को मैं खोल के दिखा रही हूं। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस, और माइनस वाला बड़ा है इसलिए 10 के पावर -2, तो अब आपके पास ये आंसर आ गया। यहां पे बोल रखा है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है। मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म वो होता है जिसमें डेसिमल जो हो एक नंबर के बाद हो। तो आप किस तरफ मूव कर रहे हैं, इस तरफ मूव कर रहे हैं या उधर मूव कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इस नंबर को अगर मैं ध्यान से देखूं तो डेसिमल 1 के बाद है और आपको 1 से पहले चाहिए, यानी कि लेफ्ट में जाना है। लेफ्ट में जाने के बाद के लिए आपकी पावर जो होगी 10 की पॉजिटिव आएगी। ध्यान से सुनिए, जब अगर आपको इस डेसिमल को अगर आपको लेफ्ट साइड लेके आना होता है, जैसे कि हम इधर 4 लेफ्ट में लेके आए थे इसलिए 4 पावर लगा दी, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने इसके डेसिमल को इधर खिसका दिया। जब मैंने इसके डेसिमल को इधर खिसका दिया, क्यों खिसका रहे हैं, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है कि ये एक मानक रूप है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो मैंने डेसिमल को इधर खिसका दिया और कितना खिसकाया, 1 खिसकाया, एक ही नंबर खिसकाया, तो पावर 1 आएगी 10 के पावर 1, यानी कि पॉजिटिव पावर आएगी। और अगर ये दशमलव इस तरीके से आपको क्वेश्चन में इस तरीके से आंसर आता, ये अगर आंसर होता और अगर मुझे इस दशमलव को इधर खिसकाना होता, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ही यही है कि एक नंबर के बाद डेसिमल, तो अगर मैं इसे इधर खिसकाती तो आंसर आपका यही आता, बस 10 की पावर यहाँ पे हो जाती -1। आप समझिएगा हम किधर खिसका रहे हैं। तो आपका ये आ गया और 10 की पावर -2 तो पहले से था। इस नंबर को आप ऐसे रखिए और इसे आप क्या करेंगे, फिर से बेस सेम है, पावर को आपको जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -1 आएगा। ये जो है ये आपका है स्टैंडर्ड फॉर्म और प्रश्न के अनुसार ये किसके बराबर है, k इंटू 10 के पावर n के। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसमें k क्या होगा, दोनों को कंपेयर करके k होगा आपका यहाँ पे 2.125 और n क्या होगा, 10 की पावर कितनी है, 10 की पावर है -1। आपके पास k आ गया, आपके पास n आ गया, आपको सॉल्व करना है 2k + n। इस वैल्यू में आप रखेंगे, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप से इस टाइप का क्वेश्चन आता है और इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये जो यहाँ पे हम डेसिमल के मूवमेंट करते हैं, मतलब इधर जाएंगे तो आपकी पावर पॉजिटिव, जितना जाएंगे उतनी, क्योंकि इसमें एक ही हम मूव करके गए इसलिए 10 की पावर -1 ये एक्स्ट्रा आया,
क्यों आया? क्योंकि आपने डेसिमल को खिसकाया। अगर ये इस तरीके से खिसकाते तो 10 की पावर -1 आता, और अगर आप 2 खिसकाएंगे तो -2, 3 खिसकाएंगे तो -3। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि का एक स्पेशल टाइप आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने अक्सर यहाँ पे देखे होंगे। तो देखिए, लाभ और हानि, हम किसी भी वस्तु को जब बेचते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हम लोगों को कैलकुलेट करना होता है। अब इस चैप्टर के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट आपको मैं कहूँगी कि फॉर्मूलों पर ना जाके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर की बढ़ाने की कोशिश करिए। तो देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको दो तरीके से इस तरीके से दी जा सकती है कि एक व्यक्ति है जिसके पास 2 वस्तु हैं जो कि दोनों के दोनों 1500 रुपए की हैं, और एक वस्तु को उसने 6% के यहाँ पे प्रॉफिट में बेचा, दूसरे को 4% के लॉस में बेचा। तो आपको बताना है कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। या फिर आपसे ये बोला जा सकता है कि यहाँ पे 2 अलग अलग आइटम थे, एक आइटम को इतने में सेल कर दिया गया। अब देखिए, दोनों में फर्क क्या है दोनों क्वेश्चन में। एक में यहाँ पे हमें वस्तुओं की जो यहाँ पे मूल्य है वो बता रखा है कि 1500 की है, और इसमें बोल रखा है कि इसमें पहले आइटम को 384 रुपए में सेल कर दिया, बेच दिया, और जब इतने में बेच दिया तो उसे 20% का लॉस हुआ है, और सेकेंड आइटम को जब 400 रुपए में बेच दिया तब 25% का प्रॉफिट हुआ। तो आपको इस क्वेश्चन में भी बताना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से अटेंड करेंगे? तो देखिए, यहाँ पे रवि ने 2 आइटम थे जो कि 1500 रुपए के थे। पहला आइटम 1500 का और दूसरा आइटम 1500 का, और जब पहले आइटम को उसने बेचा तो उसे यहाँ पे हुआ 6% का लाभ। तो अगर मैं इसका 6% आपको निकालने को कहूँ तो 6% आप इस तरीके से निकालेंगे, और परसेंट निकालने के लिए हम 0 से 0 यहाँ पे काट देंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पे आंसर आ जाएगा 90 रुपए। तो इस केस में इसे लाभ हुआ था तो मैंने 90 रुपए क्या किए, यहाँ पे दुकानदार ने कमा लिए, ये लिख दिया। अब अगले केस में क्या है कि 1500 रुपए में 4% का हुआ लॉस। 4% का लॉस मैं ऐसे लिख सकती हूँ, तो 2 0 से 2 0 कट गए, और यहाँ पे आंसर आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पे आंसर आ जाएगा 60। यानी कि दुकानदार को पहले 90 रुपए मिले, उसमें से उसे बेचारे को 60 रुपए वापस करने पड़े। तो ओवरऑल उसके पास पैसे कितने रह गए होंगे? तो ओवरऑल उसके पास पैसे रहे होंगे 30 रुपए, पर 30 रुपए का अभी भी उसको प्रॉफिट हुआ। कैसे पता चला? क्योंकि प्रॉफिट वाली संख्या बड़ी है। तो आपके पास प्रॉफिट आ गया, कितने का हुआ? यहाँ पे 30 रुपए का हुआ। और ये जो 30 रुपए का प्रॉफिट है, कभी भी आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना हो तो ये हमेशा सीपी पे निकाला जाता है। अभी आपको इन दोनों क्वेश्चन से ये चीज क्लियर होगी। और अगर मैं इन दोनों का सीपी पूछूं, जो इन दोनों का सीपी है, यानी कि कितने रुपए की वो वस्तु थी, 1500 यानी कि 3000 की वो वस्तु थी, तो 3000 हम नीचे लिखेंगे इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हो। 2 0 से 2 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, और 3 से 3 कट के 1% का क्या हो जाएगा इसको? प्रॉफिट। आई होप ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, अगला ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या फर्क दे रखा है। इसमें बोल रखा है एक आइटम है जो कि 384 रुपए में सेल कर दिया गया, और जो दूसरा आइटम है 400 रुपए में बिक गया, और पहले वाले आइटम में यहाँ पे 20% का लॉस हुआ, और दूसरे वाले आइटम में 25% का प्रॉफिट हुआ। इस चीज को अगर हम लॉजिकली समझें तो आपको लॉस तब होगा जब किसी महंगी चीज को आप सस्ते में बेचें, और आपको प्रॉफिट तब होगा जब किसी सस्ते चीज को आप यहाँ पे ज्यादा दाम में बेचें। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के लॉजिक को समझने की कोशिश करूं तो इसमें ए आइटम 384 रुपए में आपने अगर बेच दिया, और यहाँ पे 20% का आपको यहाँ पे क्या हुआ? लॉस हुआ। तो इसका अगर मैं 20% निकालूंगी तो ये कितना निकलेगा? आपको 10 को यहाँ पे डिवाइड नहीं करना। अगर आप इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 8 आएगा, और यहाँ पे आएगा आपका 16, और यहाँ पे आएगा 7। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि कोई आइटम महंगी रही होगी और उससे आपने सस्ते में बेचा, तब जाके आपको क्या हुआ? लॉस हुआ। तो आइटम महंगी होगी, यानी कि 384 रुपए में हम इस प्राइस को प्लस कर देंगे, क्योंकि इतना आपको यहाँ पे लॉस हुआ। तो अगर आप इसे यहाँ पे जोड़ देते हैं तो यहाँ पे आपका आंसर आता है 462। कहने का मतलब क्या है कि ये आइटम ए का हो गया क्या? सीपी हुआ, कि इतने का आइटम आपने कितने में बेचा? 384 में बेचा। इस चीज को लॉजिक वाइज समझना है। और दूसरा जो आइटम है वो क्या है? वो आपका 400 रुपए का आपने बेच दिया, और जब आपने 400 रुपए का बेचा तो आपको 25% का प्रॉफिट हुआ।
जब आपको प्रॉफिट हुआ इसका मतलब क्या है कि कोई सस्ती चीज आपने महंगी में बेच दी होगी। और अगर इसका 25% मैं निकालूं तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 20 से 20 कटा और यहाँ पे आंसर आ गया 100। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई यहाँ पर आपकी सस्ती चीज रही होगी, तो इसमें से 100 मैंने माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 300। तो ये पहले वाले वस्तु का सीपी है, ये दूसरे वाले वस्तु का सीपी है, और दोनों का सीपी हम जोड़ के देखते हैं और उसको हम तुलना करेंगे यहाँ पे एसपी से, तभी तो आपको पता चलेगा। सीपी मतलब जितने की वो समान है, एसपी मतलब जितने में आपने बेचा। अगर आपका सीपी यानी कि आपका सामान जो है थोड़ा सस्ता है और आपने महंगे में बेचा है तो प्रॉफिट होगा, और अगर आपने सस्ते में बेचा है तो लॉस। तो अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे जोड़ देती हूं तो यहाँ पे 8 तो इस तरीके से आएगा, इसके अलावा यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये है कुल सीपी जो कि है 762.8 रुपए का, यानी कि इतने के सामान को आपने कितने में बेचा, 852 रुपए में बेचा। अब देखिए सिंपल सी बात है कि कोई भी दुकानदार अपना लॉस नहीं करेगा, चाहे वो आपको सामने से दिखाने के लिए लॉस करके दिखा रहा है, बट ओवरऑल उसको कहीं ना कहीं प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि दुकान वो तभी चलाएगा जब उसको प्रॉफिट होगा। अगर लॉस होगा उसे तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी। तो हमें पता चला कि आइटम ए जो कि उस बंदे ने 384 रुपए में वो भी लॉस के साथ बेचा था, उसका असली सीपी कितना था, यहाँ पे 462, और दूसरा आइटम जो 400 रुपए के प्रॉफिट में बेचा था उसने, वो असल में कितना का था, 300 का। दोनों को हमने जोड़ा तो हमें पता चला वो आइटम था यहाँ पे 762 रुपए का, और असल में उसने उससे कितने में बेचा, यहाँ पे 852 में बेचा। तो 852 में से अब आपको क्या करना है, अब आपको इस आइटम को माइनस कर देना है। इस आइटम को अगर हम माइनस करते हैं तो यहां पर आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे 82.9। अब 82.9 जो है ये क्या हुआ, इस बंदे को प्रॉफिट हुआ। मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का जो गैप होता है वही आपका प्रॉफिट बताता है। सिंपल सी बात है कि 10 रुपए की चीज मैं 12 रुपए में बेचूंगी तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 रुपए का। कैसे निकाला, माइनस करके। तो मैंने इसमें से इसको माइनस कर दिया, ऊपर लिख दिया। और मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हम किस पे निकालते हैं, सीपी पे। तो इसके नीचे कौन सी संख्या आएगी, ये या ये, तो आप कहेंगे ये वाली संख्या आएगी जो कि सीपी है। तो अगर आप इस प्रतिशत को सॉल्व करते हैं तो कितने का प्रॉफिट हुआ आपको पता चल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे जाते हैं, तो ये आपको यहाँ पे प्रिपेयर करके जाना है। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ और आपके साथ यहाँ पे जो मार्क प्राइस होता है, जो अंकित मूल्य होता है, और जो डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। यूजुअली हम लोगों को जब डिस्काउंट मिलता है तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा। बट प्रैक्टिकली आप सोचिए कि अगर एक दुकानदार किसी भी चीज़ को बेचने बैठा है तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि सामने वाले को ही प्रॉफिट हो और उसको लॉस हो, क्योंकि उसके दुकान जो है वो लॉस में चली जाएगी। तो हमेशा याद रखिएगा, जो डिस्काउंट आपको दिया जाता है, जैसे कि 15% ऑफ है, 20% ऑफ है, ये हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे दुकानदार किसी भी 100 रुपए की चीज को आपको यहाँ पे क्या करेगा, वो यहाँ पे 150 रुपए में दिखाएगा और 150 रुपए में आपको कहेगा कि 10% का क्या है, प्रॉफिट है। और इसका अगर मैं 10% पूछूं तो आप कहेंगे 15 रुपए। तो सिंपल सी बात है कि जो चीज असल में 100 रुपए की थी वो चीज आपको दिखाई कितने की गई, वो चीज आपको यहाँ पे 150 रुपए की दिखाई गई, और 150 रुपए में बोला गया कि यहाँ पे 15% का प्रॉफिट है। अगर 15% का ना बोल के इसी चीज को 20% का प्रॉफिट बोला जाए तो 20% इसके कितना होगा, 30 रुपए। तभी भी जो दुकानदार है 100 रुपए की चीज को आपको यहां पर कितने में बेच रहा है, 120 रुपए में बेच रहा है, तो इसको यहां पे 20% का होगा प्रॉफिट। कहने का ये मतलब है सिंपल सा कि जो आपका यहाँ पे मार्क प्राइस होता है, जो अंकित मूल्य होता है, इस पे आपका डिस्काउंट लगाया जाता है। यानी कि जो चीज़ असल में 100 रुपए की थी उसको आपको दिखाया गया यहाँ पे 150 रुपए की, और उस पे प्रॉफिट या प्रॉफिट पर्सन लगाया के दिखाया गया, मतलब डिस्काउंट लगाया कि हमने आपको 10% का डिस्काउंट दे दिया, हमने आपको 20% का डिस्काउंट दे दिया। 10% का डिस्काउंट मतलब 1 0 हटाइए 15 आ गया। यानी कि जो चीज़ आपकी असल में
यहाँ पे कितने रुपए की थी, 100 रुपए की, उसने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे वो 135 रुपए की बेचा, तो यहाँ पे सीधा उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, सीधा उसको 35% का प्रॉफिट हुआ। अब दुकानदार सोच रहा है नहीं मुझे अपनी मार्केटिंग और बढ़ानी है, तो वो क्या कर रहा है, 100 यहाँ पे 150 रुपए दिखा के 20% का प्रॉफिट दिखा रहा है। अगर वो 20% का प्रॉफिट दिखाएगा तो सिंपल सी बात है कि 30 रुपए उसे क्या होगा, 30 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है, सॉरी डिस्काउंट दिखा रहा है। अगर वो 30 रुपए का डिस्काउंट दिखा रहा है तो सिंपल सी बात है कि जो चीज असल में 100 रुपए की थी वो 120 रुपए में बेच रहा है और अभी भी उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां पर आपको एक चीज गांठ कर लेनी है कि जिस चीज में आपको डिस्काउंट भी दिखाया गया उस चीज में भी उस व्यक्ति को क्या हो रहा है, प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो भाई दुकानदार है, वो चीज बेचने के लिए ही बैठा है। और अगर वो बेचने के लिए बैठा है और वो लॉस चाहेगा तो उसको कोई फायदा नहीं होगा। इस एग्जाम्पल को आप याद रखिएगा। तो इस फॉर्मूले को आप सिंपल सा यहाँ पे नोट करेंगे और इससे आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे ईजी हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो इस कॉन्सेप्ट में आपको करना क्या है कि जो सीपी होता है, जो उसका जो क्रय मूल्य होगा, असल वाला मूल्य, उसमें उसको प्रॉफिट हो रहा है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। और जो यहाँ पे मार्क प्राइस होता है, इसमें होता है डिस्काउंट, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया कि एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को बेचा जो कि था 840 रुपए का, ठीक है जी, मार्क प्राइस उसका इतना था, उसने लोगों को 15% का प्रॉफिट दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे 10% 20% का प्रॉफिट दे के आपको दिखाया। उसके बाद भी उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट क्यों हुआ, क्योंकि वो चीज़ असल में 100 रुपए की थी, ना कि 150 रुपए की। तो इस केस में सीपी क्या है, तो आपको मैंने बताया कि यहाँ पे आप यहाँ पे मार्क प्राइस, यहाँ पे आप कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। इसको कैसे याद करेंगे, जो मार्क प्राइस होता है वो किस पे लगता है, डिस्काउंट पे, और ये चीज आप यहाँ पे नीचे लिखेंगे। और उसके बाद जो सीपी होता है, सीपी पे क्या होता है, उस बंदे को प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट आप यहाँ पे ऊपर लिखेंगे। बस आपका बन गया ये सूत्र, क्योंकि ये सूत्र से करेंगे तो थोड़ा जल्दी यहाँ पे सॉल्व होगा। मार्क प्राइस कितना है यहाँ पे 840, सीपी आपको निकालना है। यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ, 190 का हो जाएगा यहाँ पे, 119 सॉरी, और लॉस कितने का हो जाएगा, इसमें से अगर आप 15 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 85। इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए, इजीली ये वैल्यू आपकी कट जाएंगी और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। आई होप ये जो एमपी सीपी का कॉन्सेप्ट होता है, ये किस तरीके से दुकानदार अपना प्रॉफिट कमाते हैं, ये आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करूंगी, डेटा हैंडलिंग का। तो देखिए कई बारी आपको क्वेश्चन यहाँ पे मीन, मोड, मीडियन से एक फिक्स क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है, या फिर पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो दोनों ही टाइप हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको इस तरीके से डेटा दिए जाते हैं जिसमें आपको यूजुअली जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आता है कि रेंज, मोड और मीडियन निकालो और इन तीनों का मीन निकाल दो। तो आप मीन किस तरीके से निकालते हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशन आपको दे रखे हैं उन सबको डिवाइड यहां पे कर दो। ऑब्जर्वेशन मतलब जितने भी नंबर हैं इन सबको आप जोड़ दो और उसके बाद यहाँ पे डिवाइड करो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, कितनी इसमें ऑब्जर्वेशन रही होंगी। और रेंज निकालते हैं सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटे नंबर को माइनस करके। इसके अलावा मोड आपका निकलता है जो नंबर सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे आया होगा, जैसे कि 2 यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे 3 बार 2 है, तो मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर जो होता है वे आपका क्या होता है, मोड होता है। अब मीडियन निकालने के 2 तरीके, अगर जो नंबर है वे आपका इवन है तो आप कैसे निकालोगे, ऑड है तो आप कैसे निकालोगे। तो देखिए इवन नंबर के केस में होता क्या है, जैसे कि अगर मैं सबसे पहले अगर आपको मोड और मीडियन यहाँ पे निकालना है तो आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे। यहाँ पे आ जाएगा 1, उसके बाद 2, 1, 2, 3 यहाँ पे दे रखे हैं तो 3 यहाँ पे 2 लिखोगे, फिर आपको 3 दे रखा है जो कि है 2 बार, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, एक 4 दे रखा है, फिर 5 दे रखा है, 6 दे रखा है, 8 दे रखा है। नंबर काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। असल में होता क्या है, मीडियन जो होता है वे आपका मिड नंबर कहलाता है। तो मिड नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको इससे काटा, इसको इससे काटा, इसको इससे काटा, इसको इससे काटा। अब इस केस में जब आपका n इवन है तो एक दिक्कत यहाँ पे आ गई कि 2 नंबर आपके बीच में आ गए, तो इन दोनों नंबर को आप लोगे डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे। ये फॉर्मूले का शॉर्टकट है यहाँ पे, जिससे आपका आंसर आ जाएगा 3rd। यानी कि जो तीसरा ऑब्जर्वेशन है,
तीसरा ऑब्जर्वेशन यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मीडियन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो मिड के 2 नंबर होंगे यानी कि 2 नंबर होंगे, उन दोनों को डिवाइड करके 2 करना है इस तरीके से। और अगर नंबर ऑड होगा तो इसका फॉर्मूला है n+1 डिवाइडेड बाई 2। नॉर्मल आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अब आपको पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है कि इसका रेंज निकालें। इसका अगर रेंज निकालेंगे, सबसे बड़ा नंबर क्या है 8, 8 में से 1 को माइनस करके कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। सबसे फ्रीक्वेंट नंबर क्या है, सबसे फ्रीक्वेंट नंबर जो सबसे ज्यादा बार आया है वे आया है आपका 2। इसके अलावा मीडियन मैंने निकाला था थर्ड ऑब्जर्वेशन यानी कि आपका 2। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं रेंज कितना है तो आप कहेंगे 7। अब मोड कितना है 2, मीडियन कितना है 2। अगर इस क्वेश्चन में बोला जाए इन सबका मीन निकालो तो हम मीन कैसे निकालेंगे, रेंज कितना है आप बताइए, यहाँ पे 7 आया है। इसके अलावा मोड कितना है 2 आया है, मीडियन कितना है 2 आया है। मीन कैसे निकालते हैं, मीन निकालते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि सबको प्लस किया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस बारी आप इनको नहीं गिनेंगे, आप इन तीनों को गिनेंगे। क्यों, क्योंकि आपको प्रश्न में बोला गया है कि आप इसका रेंज निकालें, आप इसका यहाँ पे मोड निकालें, मीडियन निकालें, उसके बाद इनका क्या करिए, इन तीनों का आप मीन निकालो। तो इन तीनों का मीन निकालना है तो डिवाइडेड बाई 3 किया, 7, 7 में 2 जोड़ा 7, 8, 9, 10, 11, 11/3 डेसिमल में आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीन, मोड, मीडियन के आसान सा क्वेश्चन होता है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होता है। अब अगर मैं यहाँ पे एक पाई चार्ट की बात करूँ तो इस तरीके का आपको एक पाई चार्ट दिया जाएगा जिसमें किसी भी एक डेटा का, जैसे कहेंगे मैथमेटिक्स का यहाँ पे जो है एंगल निकालो कि मैथमेटिक्स कितने एंगल में। तो आप क्या करेंगे, जिसका भी बोला जाए, जैसे मैथमेटिक्स का बोलेंगे तो उसको आप ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय इन सबको प्लस करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे यानी कि टोटल आप नीचे लिखेंगे, इनटू सेंट्रल एंगल निकालने के लिए 360, क्योंकि सर्कल पूरा 360 का होता है। इस फॉर्मूले से आप पाई चार्ट के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे हिंदी और मैथ्स दोनों का निकालें, तो हिंदी और मैथ्स दोनों का नंबर आप जोड़ देते, वो लिखते ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 360। तो इस तरीके से यहाँ पे डेटा हैंडलिंग के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ इस सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी और अब हम लोग यहाँ पे कुछ क्वाड्रिलेटरल्स और उनकी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे समझेंगे, यानी कि कुछ यहाँ पे चतुर्भुज और उनके गुण को यहाँ पे समझने वाले हैं। ये आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैथ्स के अंदर भी कुछ आपके थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थियोरेटिकल क्वेश्चन यानी कि यहाँ पे अलग अलग शेप और उनकी प्रॉपर्टीज आपसे डायरेक्ट पूछी जाती है। और एक क्वेश्चन आपका इस टॉपिक का भी फिक्स आता है जिसके लिए आप लोगों को क्लास 8 की एनसीईआरटी के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर दे रखा है उनकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज के बारे में बता रखा है, एक यहाँ पे हम लोगों को पैरेललोग्राम के बारे में बता रखा है। अगर हम इस पैरेललोग्राम की बात करें तो ये जो पैरेललोग्राम होता है इसमें सबसे पहले तो ये बता रखा है ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अपोजिट साइड जो होते हैं एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, समानांतर होते हैं। यानी कि ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, ये वाली साइड आपकी इसके पैरेलल होगी। इसके अलावा अगर हम इसके गुणों की बात करें तो इसके गुणों में हमें पता चलता है कि जो अपोजिट साइड होते हैं इसके यहाँ पे बराबर होते हैं। मीन्स अगर ए बी को हम देखें तो ए बी जो होगा वो आपका सी डी के बराबर होगा और यहाँ पर ए डी जो होगा वो यहाँ पे बी सी के बराबर होगा। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो अपोजिट एंगल होते हैं, जैसे कि ए जो है आपका सी के बराबर होगा और सी जो है आपका डी के बराबर होगा। इसके अलावा डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं यानी कि बाइसेक्ट करते हैं, इस तरीके से यहाँ पे दिखा रखा है ओ पॉइंट पे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे रोम्बस की बात करें तो देखिए रोम्बस में यहाँ पे बोल रखा है, रोम्बस एक तरीके का पैरेललोग्राम ही है, एक तरीके के समानांतर चतुर्भुज ही है जिसकी साइड्स जो हैं आपस में सभी बराबर होती हैं। तो रोम्बस क्या है, एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पे ये जो रोम्बस है एक यहाँ पे चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं जो होती हैं वे आपस में बराबर होती हैं। और इसकी प्रॉपर्टी देखें तो इसकी प्रॉपर्टी भी सभी प्रॉपर्टी आपके पैरेललोग्राम से मैच करती हैं। सभी इसके गुण यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज के समान हैं। बस एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर मतलब अगर ये एक रोम्बस है
तो यहाँ पर आप इस तरीके से देखेंगे कि 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनता है, 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ हम लोगों को पता चला कि रोम्बस जो है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है, उसमें पैरेललोग्राम की सभी गुण जो है वो देखने को मिलते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आयतन के बारे में, जिसको आप रेक्टेंगल के नाम से जानते हैं। रेक्टेंगल भी एक तरीके का पैरेललोग्राम है विथ राइट एंगल्स, और इसके जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री। जो भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी, क्या क्या पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी, अगर हम यहाँ पे रिवाइज करें कि अपोजिट साइड जो होते हैं वे इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये किसी भी समानांतर चतुर्भुज के गुण होते हैं। और रेक्टेंगल भी क्या है, रेक्टेंगल भी एक तरीके का पैरेललोग्राम है जिसमें राइट एंगल आपको देखने को मिलता है, यानी कि 90 डिग्री का कोण आपको हर एंगल में यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे गुण में क्या लिखा है कि जो समानांतर चतुर्भुज के सभी गुण इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, और जो एंगल होंगे वो यहाँ पे 90 डिग्री के होते हैं। जो कोण होते हैं यहाँ पे वो कैसे होते हैं, समकोण होते हैं और डायगोनल एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे कि अगर मान के चलिए मैं इन्हें इस तरीके से मैच करूं तो आप कहेंगे कि के एम जो होगा वो आपका एन एल के यहाँ पे बराबर होगा। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे वर्ग की, एक स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर क्या है, स्क्वायर एक तरीके का रेक्टेंगल है। ये कई बारी आपके एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर कि स्क्वायर क्या है। स्क्वायर एक तरीके का रेक्टेंगल होता है, वर्ग एक आयत होता है जिसके सभी साइड्स आपस में बराबर होती हैं। जैसे कि आपको पता है कि रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स होती हैं वे आपस में बराबर होती हैं इस तरीके से। पर जो आपका स्क्वायर है, स्क्वायर एक तरीके का रेक्टेंगल है, वर्ग एक आयत है जिसकी सभी भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं। तो यहाँ पे हमें बता रखा ऑल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि समानांतर चतुर्भुज के सभी गुण, साथ ही साथ रोम्बस और रेक्टेंगल के गुण इसके अंदर आ जाते हैं। तो अगर हम इनडायरेक्टली बोलें कि स्क्वायर क्या है, स्क्वायर एक रोम्बस भी है और एक रेक्टेंगल भी है। कहने का मतलब क्या है कि स्क्वायर के अंदर रोम्बस और रेक्टेंगल दोनों की ही प्रॉपर्टी आती है। इसको यूज करके कई बारी आपके एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम काइट यानी कि पतंग की बात करें तो देखिए पतंग जो होता है ये एक क्वाड्रिलेटरल है विथ टू पेयर ऑफ इक्वल कॉन्जुगेटिव साइड। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है कि जो काइट होता है, पतंग होता है, ये एक चतुर्भुज है जिसमें आपको देखने को मिलेगा जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं, जैसे कि अगल बगल वाले ये जो साइड्स होते हैं ये बराबर होते हैं। और इसके वजह से एक प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलता है कि इसके अंदर आपको सिमिट्री देखने को नहीं मिलती। अभी जब मैं सिमिट्री वाला चैप्टर डिस्कस करूंगी तो काइट का एग्जाम्पल वहाँ पर भी लूंगी। अब इसके अलग ही प्रॉपर्टी है कि डायगोनल जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि 90 डिग्री पे होते हैं। एक डायगोनल जो होता है, वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और अगर हम इस फिगर में देखें तो जो एंगल बी होगा वो आपका डी के बराबर होगा, पर एंगल ए जो होगा एंगल सी के बराबर नहीं होगा। तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, जबकि बी और डी आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। आई होप ये प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेटर्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो यहाँ पे डिस्कस की, अब मैं आप लोगों के साथ 2D और 3D शेप्स के जो फॉर्मूले हैं वो डिस्कस कर रही हूँ। उसके बाद हम व्हाइट बोर्ड में यहाँ पे इन क्वेश्चंस को साथ में यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक फ्लो चार्ट है जो कि आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना है, जिसमें हम लोगों को यहाँ पे क्यूबॉइड जो कि घनाभ होता है, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फेयर और हेमिस्फेयर की सभी प्रॉपर्टीज यहाँ पे बता रखी है, मतलब फॉर्मूले यहाँ पे बता रखे हैं। जैसे कि कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे क्यूबॉइड का क्या होता है, 2h ब्रैकेट में l प्लस बी। इसके अलावा यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। और इसके अलावा वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट को तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। अब अगर मैं घन यानी कि क्यूब की बात करूं तो इसमें क्या होगा, CSA कर्व सरफेस एरिया होगा 4a²। टोटल सरफेस एरिया में हम टॉप और बॉटम को भी गिन लेते हैं तो 6a², और वॉल्यूम जो होगा वो होगा a³। और अगर हम सिलेंडर की बात करें, कर्व सरफेस एरिया होता है 2πrh। इसके अलावा टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr प्लस h। इसके अलावा वॉल्यूम होता है πr²h। और वॉल्यूम से यहाँ पे सिलेंडर से यानी कि बेलन से कई प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं जो कि आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। कोण में अगर हम बात करें तो यहाँ पे होता है πrl। l क्या होता है इसको जरा समझते हैं। अगर ये आपके सामने एक आकृति है,
इस आकृति में ये वाली साइड जो होती है ये होता है आपका लेटरल डिस्टेंस, ये होती है हाइट और ये होता है आपका बेस। तो इस तरीके से यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के एल स्क्वायर जो होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर होता है, और एल जो होगा वो आएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से। तो एल आपको पहले निकालना पड़ेगा अगर कोन का कोई क्वेश्चन आ गया, और उसके बाद आप यहाँ पे सी एस से या टी एस से यहाँ पे निकाल सकते हैं। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ, वॉल्यूम का फॉर्मूला उसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि जो आपका पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला था सिलेंडर का, उसी में आपने 1/3 1/4 उसका यहाँ पे कर दिया। इसके अलावा स्फेयर की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया इसका होता नहीं है। टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें हाइट आपकी होती नहीं है। हेमिस्फेयर में आप इनका यहाँ पे आधा कर दीजिए। अगर हम यहाँ पे जो हमारी 2D शेप है, ये तो हमारी हो गई 3D शेप, और अगर हम यहाँ पे 2D शेप्स की बात करें तो जैसे कि ट्राइंगल आ जाएगा। ट्राइंगल का परिमाप यानी कि पैरामीटर निकालने के लिए हम तीनों साइड को जोड़ देते हैं। एरिया निकालने के लिए हाफ बेस इंटू हाइट इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। आयतन की अगर हम बात करें यहाँ पे तो रेक्टेंगल जो होगा इसका पैरामीटर निकलता है 2 इंटू एल प्लस बी से, एरिया निकलता है लेंथ इंटू ब्रेथ से। इसके अलावा स्क्वायर की वर्ग की बात करें, वर्ग जो था एक रोम्बस और एक रेक्टेंगल दोनों की प्रॉपर्टी रखता है, मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। तो जो आपका वर्ग होगा इसका पैरामीटर कैसे निकलेगा 4 इंटू साइड से, एरिया निकलेगा यहाँ पे साइड स्क्वायर से। रोम्बस की अगर हम बात करें सभी साइडों को प्लस करना है। पैरेललोग्राम की बात करें सभी साइडों को प्लस करना है अगर आपको पैरामीटर निकालना है। ट्रेपीजियम की बात करें तो उसमें भी सभी साइडों को यहाँ पे प्लस करना होता है। और इसमें आपका जो एरिया निकलता है वो कैसे निकलेगा, अगर ये एक ट्रेपीजियम है तो ये साइड मैंने मान लिया ए, ये साइड मैंने मान लिया बी, और ये इनके बीच का हाइट। तो ए और बी एक दूसरे के पैरेलल साइड्स होते हैं, तो इन दोनों को प्लस करना है इनटू एच और हाफ को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे आप एरिया निकालेंगे। सर्कल की बात करें तो सर्कल में यहाँ पे पैरामीटर ना बोल के सरकमफ्रेंस बोलते हैं जो कि 2 पाई आर होता है। और अगर इसका हम एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर। इसके अलावा भी कुछ और फॉर्मूले हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को एरिया निकालने के लिए रेक्टेंगल हमने अभी डिस्कस किया, स्क्वायर यहाँ पे डिस्कस किया, ट्राइंगल यहाँ पे डिस्कस किया, ट्रेपीजियम भी डिस्कस कर लिया। अब अगर हम यहाँ पे एक इक्वलेटरल यहाँ पे ट्राइंगल डिस्कस करें, इक्वलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी सभी साइड आपस में बराबर होती हैं। तो ऐसे केस में एरिया निकालने के लिए अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर यहाँ पे फॉर्मूला होता है। और अगर हमें एक सेमी सर्कल का फॉर्मूला देखना है तो देखिए सेमी सर्कल जो है सर्कल का आधा है और सर्कल का ये होता है सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस का आधा आप कर दोगे, सरकमफ्रेंस का आधा मतलब कैसे, यहाँ पे पाई आर जो 2 पाई आर होता है उसमें से 2 कट जाएगा क्योंकि हाफ आपको करना है। साथ ही साथ ये वाली साइड क्या होती है सर्कल का डायमीटर। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले से यानी कि पाई आर प्लस डी से आप क्या निकालोगे, इसका परिमाप यानी कि पैरामीटर निकालोगे। और एरिया निकालने के लिए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर को हाफ कर दो, हाफ पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। आई होप यहाँ तक का आपको सेशन क्लियर हुआ होगा। अब मैं आप लोगों के साथ 2D एंड 3D शेप का जो मोस्ट कॉमन आपके टॉपिक हैं वो यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। और हाँ, ये जो 2D और 3D शेप्स हैं, इन टॉपिक पे मास्टरी करने के लिए इन टॉपिक के जो फॉर्मूले हैं, जो सूत्र हैं, आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो इस टॉपिक को आप इजीली यहाँ पे हैंडल कर पाएंगे। तो देखिए सबसे मैक्सिमम जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिलेगा वो एक यहाँ पे ट्रेपीजियम का, इसके अलावा यहाँ पे सिलेंडर यानी कि बेलन का, और यहाँ पे आप लोगों का सर्कल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसका एक मिक्स क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। फॉर्मूले अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए, आपको चार्ट अच्छे से याद करना है, आप इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब देखिए एक ट्रेपीजियम की बात की तो ट्रेपीजियम आपके सामने देखने में कुछ इस तरीके से होता है। अब ट्रेपीजियम में ये आपकी होती है पैरेलल साइड यानी कि समानांतर साइड। तो समानांतर साइड कितनी दे रखी है, एक दे रखा है 11 और एक दे रखी है आपकी 25, और इनके बीच की जो दूरी है वो दे रखी है आपकी 12। तो इस तरीके से क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है। अगर हमें ये तीनों चीज किसी क्वेश्चन में पता होता है तो हम इसके एरिया जो है वो निकाल सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। इन दोनों को आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं जो कि आपका आंसर आ जाएगा 36, और इनका हाइट कितना है, हाइट है यहाँ पे 12 करना है। इन दोनों नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पे 216। तो आपको एरिया जो है यहाँ पे समलंब चतुर्भुज यानी कि जो
यहाँ पे ट्रेपीजियम है उसका एरिया पता चल गया। आगे यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रखा है कि इसका जो एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है वो रेक्टेंगल के क्षेत्रफल के बराबर है। तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है आपका L इंटू बी, और अगर इन दोनों का एरिया बराबर है तो इसका एरिया 216 होगा, तो इसका एरिया भी कितना होगा 216। ये तो आप इजीली रिलेट कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन में आपको पूरा जो लैंग्वेज दिया होगा उसी को आपको फॉलो करना है। ये जो रेक्टेंगल है, ये जो आयत है, इसके साइड हमें 3 और 2 के रेशियो में दे रखा है। इसको अगर मैं 3x मानूंगी तो इसको मैं 2x यहाँ पे मान लिया। 3 2 ज़ा क्या होता है 6, और इसका यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। तो 216 को आपको 6 से यहाँ पे क्या करना है, भाग करना है। तो 216 को अगर हम यहाँ पे 6 से भाग करें तो देखिए 3 बार में और उसके बाद 6 बार में पूरा कट जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये 6 यहाँ से हटा के हमने 6 यहाँ पे रख दिया। अगर x का जो स्क्वायर है वो 36 के बराबर है तो x कितना होगा, x होगा यहाँ पे 6। तो इस हिसाब से हमें पता चल गया कि अगर ये 3x है तो 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा 18, और अगर ये 2x है तो 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 12। तो आपके पास यहाँ पे जो रेक्टेंगल है उसकी साइड्स आ गई। आपको इस क्वेश्चन में परिमाप यानी कि पैरामीटर निकालना है किसका, रेक्टेंगल का। तो उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। सभी फॉर्मूले का ही खेल है। 2 इंटू लेंथ कितना है आपका 18, ब्रेथ कितना है 12। अगर हम इन दोनों को यहाँ पे जोड़ते हैं तो आ जाएगा 30, और इन्हें मल्टीप्लाई करके 60 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ट्रेपीजियम का एरिया निकाला 216। इसका एरिया यहाँ पे आयत यानी कि रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है, तो मैंने इसकी मदद से जो x है वो निकाला। तो हमें लेंथ और ब्रेथ पता चल गई। लेंथ और ब्रेथ पता चल गया तो हमने जो परिमाप है, पैरामीटर जो है वो कैलकुलेट किया। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक आता है कि यहाँ पे CSA या TSA यानी कि कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया आपको दिया होता है, और आपको यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को जो कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का, वो आपको कितना दे रखा है। कर्व सरफेस एरिया होता है ये चीज़। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया में आप टॉप और बॉटम को छोड़ के बाकी एरिया को यहाँ पे काउंट करते हैं, और कर्व सरफेस एरिया आपको कितना दे रखा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 पाई आर एच हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है। और इस क्वेश्चन में एक चीज और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया कितना दे रखा है, यहाँ पे 4400 हमें दे रखा है। और सरकमफ्रेंस ऑफ बेस, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस मतलब ये जो बेस है ये कौन सा शेप का है, ये सर्कल शेप का है। और सर्कल का हम यहाँ पे परिमाप ना निकाल के सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को इसके आधार का जो सरकमफ्रेंस है वो आपका 110 दे रखा है। सरकमफ्रेंस की अगर मैं बात करूं, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आर की वैल्यू इस क्वेश्चन में 110 दे रखी है। इस चीज को आपको समझना होगा। और हाइट आपको यहाँ पे निकालना है। तो अगर मुझे हाइट निकालना है तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों को कर दूंगी यहाँ पे भाग, तो ये आपका कट जाएगा, ये यहाँ पे 40 बार में पूरा आ जाएगा। तो हाइट आपको पता चल गई। अब इस क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो आपको आर भी चाहिए। यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आर चाहिए। हमें यहाँ पे सरकमफ्रेंस ऑफ बेस कितना दे रखा था, यानी कि 2 पाई आर की वैल्यू जो है वो आपकी 110 दे रखी है। तो 2 की जगह 2 रहने दीजिए, पाई की जगह 22/7, और आर आपको यहाँ से निकालना है। अब इसके आगे की कैलकुलेशन को करने के लिए हम 110 को ऊपर रखेंगे, 7 यहाँ पे चला जाएगा, 2 और 22 यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए अब आपको इन वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। तो 11 की टेबल से अगर हम काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 70, और नीचे यहाँ पे कितना आ गया 4। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसे कैलकुलेट कर सकते हो। हमने क्या किया, 2 पाई आर को यहाँ पे 110 के बराबर कर दिया था। तो आपको आर यहाँ पे पता चल गया। अब इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है। तो 2 यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है जिसका फॉर्मूला होता है, पाई एक कांस्टेंट है, आर आपको पता चल गया है। आर अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो फर्दर यहाँ पे 35/2 यहाँ पे आ जाएगा। आर का इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, हाइट आपको पता चल गया। तो इस तरीके से आपके 2D और 3D शेप्स के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करूंगी जो कि है एक्सपोनेंट पावर। इसके भी छोटे छोटे रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, और इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं आप लोगों को ये रूल यहाँ पे क्लियर करूंगी। तो देखिए यहाँ पे बोला क्या जाता है कि अगर किसी भी बेस के जो पावर आपकी है
और वो आपकी किसी दूसरे बेस के बराबर है। अब कहने का मतलब क्या है कि अगर दो बेस यहाँ पे बराबर होते हैं और ये मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएंगी, इनकी ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। पर अगर यही क्वेश्चन आपको इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड में दे दिया, ये इस तरीके से भी लिखा हो सकता है या फिर ये इस तरीके से भी लिखा हो सकता है, किसी भी तरीके से लिखा हो या इनके बेस बराबर हो और डिवाइड हो रहे हो तो पावर क्या हो जाएंगी, यहाँ पे माइनस हो जाएंगी। और अब अगर मान के चलिए कि किसी का यहाँ पे बेस बराबर नहीं है, जैसे कि ये है आपका A और ये है आपका यहाँ पे B और इनकी पावर बराबर है, तब हम क्या करेंगे, इनके बेस को हम एक ब्रैकेट में रखकर इनके पावर को कॉमन ले लेंगे। अगर कोई ऐसा नंबर है जिसका पावर 0, चाहे वो कितने बड़े से भी बड़ा नंबर हो, उसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। इसके अलावा अगर किसी की भी पावर आपको नेगेटिव दे रखी है, जैसे a की पावर -3 दे रखा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम 1/a के पावर 3 इस तरीके से लिखेंगे। तो आपको ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आप लोगों को यहाँ पे पता होने चाहिए जब आप एक्सपोनेंट पावर के क्वेश्चन करें। साथ ही साथ अगर एक नंबर के अंदर और बाहर पावर इस तरीके से दे रखी है तो इनकी पावर को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं। अब इनको यूज करने के लिए मैं एक आप लोगों के सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे लेके आई हूँ। अब देखिए यहां पर इन दोनों का बेस जो है वो बराबर है। इस क्वेश्चन को आपके एग्जामिनर और किस तरीके से दे सकते हैं, इस क्वेश्चन को आपके एग्जामिनर यहां पे इसे 25 बना देंगे और यहां पे इसे 49 बना देंगे और इसकी पावर यहां पे दे देंगे 2 और यहां पर आपको सिमिलर क्वेश्चन देंगे, सेम क्वेश्चन। तो देखिए इस दोनों क्वेश्चन में लैंग्वेज का फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। आप कहेंगे कैसे, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इन दोनों का बेस बराबर नहीं है, तो इसके बेस को बराबर करने के लिए 25 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे 5 का स्क्वायर होता है। और 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है और इसकी ओवरऑल पावर कितनी है, 2 है। तो इस तरीके से आपको समझना होगा कि आपके एग्जामिनर क्वेश्चन को किस तरीके से ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जो मैंने सेंटेंस आपके सामने पहले लिखा था वही आपका बन गया। दोनों की पावर 2 है तो ब्रैकेट के बाहर चले जाएगी, ये वाला रूल, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर पावर होती है तो वो बाहर चले जाती है। अब दोनों का ही बेस सेम है 5/7, इसकी पावर कितनी है, ये दोनों कॉमन होकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4 पावर है। और क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो हम इसे ऐड करके इस तरीके से लिख सकते हैं, इक्वल टू, ये किसके बराबर है, 5/7 और इसका बेस क्या है 5x - 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का बेस सेम है और पावर जो होती है ऐसे केस में इक्वल हो जाती हैं। इनको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1 और इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो ये जो 2 है यहाँ पे माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 5x। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 3/5। 5/3 मत लिखना, जो नंबर पहले होता है उसके नीचे वो वैल्यू आती है। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं, आपको इनके बेस को बराबर करने की कोशिश करनी है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करूंगी जो कि है एलसीएम एचसीएफ का। इसके 2 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक जो सिंपल आपका कन्वेंशनल तरीका होता है जिसमें आपको कोई भी नंबर देके इसमें आपको एलसीएम निकालने को बोलते हैं, और अगर ये वर्ड प्रॉब्लम में आए तो एलसीएम उन क्वेश्चंस में निकालोगे जिसमें आपको मिनिमम चीजें आपको निकालनी होंगी, और एचसीएफ उन क्वेश्चन में निकालोगे जिसमें मैक्स क्वेश्चन निकालनी होगी। इस बार के पेडागोजिकल क्वेश्चन में यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन था कि एक ट्रैफिक लाइट है जो कि इतने सेकंड के बाद ब्लिंक होती है, तो उनमें आपको मिनिमम टाइम निकालना था जिसमें तीनों ट्रैफिक लाइट एक साथ ब्लिंक होंगी, तो वो था आपका एलसीएम। तो उन नंबर्स में आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट पूछा गया था। तो देखिए एक होता है कन्वेंशनल तरीका और एक होता है इस तरीके के पावर बेस्ड क्वेश्चन। तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अगर मुझे इन नंबर्स का एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे कन्वेंशनल तरीका क्या है कि इन नंबर्स को आप इस तरीके से लिख दीजिए, फिर आप 2 के टेबल से इसे कट करेंगे तो ये 10 बार में, ये 15 बार में और ये 30 टाइम्स यहाँ पे चला जाएगा। इसके बाद अगर हम 2 की टेबल से कट करेंगे तो ये नंबर जाएगा, ये नंबर नहीं जाएगा और ये नंबर भी नहीं जाएगा। अब देखिए ये तीनों नंबर 2 की टेबल से नहीं जा रहे हैं, तो अब हम 3 की टेबल से कट करेंगे तो ये भी नहीं जाएगा, ये जाएगा और ये जाएगा, और ये तीनों नंबर आपका 5 की टेबल से कट करते हैं। तो ऐसे केस में एलसीएम कैसे निकालते हैं, इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करके 3 5 15, 15 2
ज़ा 30, 32 ज़ा 60। तो एलसीएम जो आया आपका आंसर आया 60। अब इन्हीं नंबर का हम अगर एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको डिवीजन मेथड यहाँ पे यूज करना है। 30 हम अंदर रखेंगे, 20 हम बाहर रखेंगे, इस 60 को बाद में यूज करेंगे। तो ये आपका वन टाइम में आपका यहाँ पे आ जाएगा 20, माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा 10। और इस केस में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये जो 10 है आपका, ये आपका इस 20 से क्या है, इस 20 से आपका छोटा है। तो आप यहाँ पे ये सिंबल लगाओगे और इस तरीके से 2 बार में ये पूरा कट जाएगा। तो आपको ये देखना है कि इस डिवीजन में आपने सबसे लास्ट टाइम किससे डिवाइड किया है, 10 से। तो इस 10 को आपको दूसरे नंबर से भी मल्टीप्लाई करके देखना है। तो ये पूरा कट गया, तो इसका एचसीएफ जो आया वो आया आपका 10। तो कहने का ये मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर नंबर को अगर आप सॉल्व करते हो तो इनका जो एलसीएम आएगा, इसकी वैल्यू जो होती है वे आपकी लार्ज होती है। क्यों? क्योंकि इसमें हम इसके कॉमन एरिया के साथ साथ सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, और जो एचसीएफ होता है ये इनका कॉमन नंबर होता है जो कि लीस्ट वैल्यू होती है, सबसे लीस्ट वैल्यू जिससे तीनों नंबर डिवाइड हो जाएं। अब अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करें तो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, बड़ी वाली वैल्यू लानी है, लार्ज वैल्यू। इसके लिए लार्ज पावर उठानी है। तो 2 की पावर सबसे बड़ी कहाँ है, 2 की पावर 5 है, और 3 की पावर सबसे लार्ज कहाँ पे है, 3 की पावर 6 है। और अगर हम 5 के पावर देखेंगे तो 5 के पावर लार्ज कहाँ पे है, 5 के पावर 5 जो है सबसे लार्ज वैल्यू है। अगर हम एचसीएफ यहाँ पे निकालें तो एचसीएफ में भी आपको क्या करना है, सबसे छोटी वैल्यू देखनी है। ये कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे यूज करेंगे। अगर मैं एचसीएफ निकालूं तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू देखनी है जो कि है 2 की पावर 1, 3 की पावर सबसे छोटी कहाँ है, 3 की पावर 1, और 5 की पावर सबसे छोटी कहाँ है, 5 की पावर 2। तो 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो आपको एलसीएम एचसीएफ निकाल के इनको डिवाइड करने को या इनको मल्टीप्लाई करने को या इनके वैल्यू कहीं पर पुट करने को बोला जाता है, जो कि ये टाइप है। दूसरा टाइप इस तरीके के पावर बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अलावा एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम इनटू एचसीएफ जो होता है ये आपका प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है। तो इससे भी कई बार क्वेश्चन आपके पूछ ले जाते हैं। आई होप ये टाइप भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आप लोगों के साथ ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग से यहाँ पे डिस्कस करूंगी। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें ट्राइंगल का जो बेसिक आपके फॉर्मूले हैं वो ये बोलता है कि ट्राइंगल की तीनों साइड का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। साथ ही साथ ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होगा। और अगर कोई भी एक ट्राइंगल है वो तभी आपका पॉसिबल होता है जब आपका कोई भी 2 साइड जो है वो आपकी तीसरी साइड से बड़ी हो। चाहे वो कोई भी 2 साइड आप ले लो, वो तीसरी साइड से बड़ी होनी चाहिए। ये एक कंडीशन होता है किसी भी ट्राइंगल को यहाँ पे सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये दोनों का सम जो है ए से बड़ा होगा। और अगर आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है इस तरीके से, तो इसमें लगता है आपका पाइथागोरस थ्योरम, जो कि क्या बोलता है, जो कि ये बोलता है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है यानी कि जो आपका हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। साथ ही साथ सबसे जो आपके यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्ग्रुएंसी से बेस्ड आते हैं। तो कुछ कॉन्ग्रुएंसी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, अभी मैं आपको स्क्रीन में क्वेश्चन शो करूंगी जिससे आपको ये क्लियर होगा। तो देखिए एस का मतलब क्या है कि 2 ट्राइंगल इस तरीके से अगर दोनों ट्राइंगल के तीनों साइड एक दूसरे के बराबर हैं तो वो आपका एस कॉन्ग्रुएंसी यहां पे शो करेगी। एस कॉन्ग्रुएंसी कौन से ट्राइंगल शो करेंगे, एस मतलब साइड, उसके बाद एंगल यानी कि कोण। तो ऐसे आपके ट्राइंगल जिसके 2 साइड के बीच वाला एंगल, बीच में है तो बीच वाला एंगल और उसके अगल बगल के आपके जो साइड हैं वे आपके यहाँ पे बराबर हो, तब आपका एस कॉन्ग्रुएंसी होगी। ध्यान से सुनिएगा, इसमें एंगल बीच में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये दोनों साइड तो हो पर एंगल कोई तीसरा ही हो, तो वो एस कॉन्ग्रुएंसी नहीं रखेगा। इसके अलावा अगला है ए एस का क्या है, एस का मतलब 2 एंगल यहाँ पे पास के और साइड कोई तीसरी। तो कहने का ये मतलब है कि 2 एंगल आपके ये हो सकते हैं इस तरीके से और कोई तीसरी ही साइड अलग से यहाँ पे इक्वल हो सकती है। अगर हमारा ए कॉन्ग्रुएंसी हुआ तो इसका मतलब क्या है, ए कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है 2 एंगल के बीच वाली साइड। तो 2 एंगल ये हो गई, यहाँ पे 2 एंगल मैंने इस तरीके से बना दी, इसके बीच वाली साइड एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होगी। आई होप डिफरेंस आपको क्लियर हो रहा होगा। जब एस साइड
अलग से लिखी है तो अलग से कोई साइड, अगर साइड बीच में लिखा है, देखिए इन दोनों में फर्क क्या है कि इसमें बीच में साइड है तो हमें इनके बीच वाला ही साइड, मतलब ये कॉमन साइड लेना पड़ेगा, पर इसमें कोई भी तीसरा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब अगर RHS कॉन्ग्रुएंसी आ गया तो RHS कॉन्ग्रुएंसी ये बोलता है कि दो राइट एंगल ट्राइंगल होनी चाहिए सबसे पहले, और राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा भी एक तो हाइपोटेन्यूज बराबर होना चाहिए और एक और कोई साइड जैसे कि बेस इसका यहाँ पे बराबर होना चाहिए। RHS, R मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। एच मतलब इसके जो यहाँ पे साइड, ये हाइपोटेन्यूज है लॉन्गेस्ट साइड वो, और एक कोई साइड ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, वो आपका बराबर होना चाहिए। अब इस कंडीशन को कैसे आप क्वेश्चन में अप्लाई करोगे उसको मैं आपके साथ यहाँ पे स्क्रीन में शो करती हूँ। ये जो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल है, इस टॉपिक के क्वेश्चंस के लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप ऑप्शंस एलिमिनेशन के तरीके से ही इन क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करें। अब देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है कि दो ट्राइंगल है जैसे कि ABCDEF, यहाँ पे AB जो है 4.5 सेंटीमीटर का है, AC जो है वो 4 सेंटीमीटर का है, एंगल A जो है यहाँ पे 55 डिग्री का है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको किसकी दे रखी है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको पहले वाले ट्राइंगल की दे रखी है, और जो दूसरा वाला ट्राइंगल है DEF, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक दे रखी है। मतलब दोनों ही ट्राइंगल की, दोनों ही त्रिभुज की तीन तीन इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है। अब ऑप्शन में पूछ रखा है कि ABC आपका कॉन्ग्रुएंट है DEF के, या फिर यहाँ पे BAC कॉन्ग्रुएंट है यहाँ पे EDF के। तो आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी सही बैठेगी। जैसे कि मैंने कहा कि हम ऑप्शन से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, तो आप देखिए सबसे पहले ABC को किसके कॉन्ग्रुएंट बोल रखा है, DEF के। तो हम वर्बली फटाफट इसको करते हैं कि AB जो है वो आपका DE के बराबर कर रखा है। क्या क्वेश्चन में AB जो है वो आपका DE के बराबर है? तो AB है आपका 4.5। देखिए जरा ध्यान से मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे AB को मैं यहाँ पे DE के बराबर देखने की कोशिश कर रही हूँ। तो AB जो है वो 4.5 है और DE जो है वो 4 है। अगर ये बराबर नहीं है तो ये कॉन्ग्रुएंसी गलत होगी। तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। अब यहाँ पे बोल रखा है BA इज इक्वल टू AB और BA बराबर होगा, यानी कि AB कितना है 4.5 है, और DE अगर हम देखें तो ED और DE बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर ये 4.5 और ये 4, तो ये भी यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी गलत हो गई। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो आगे हम लोगों को बोल रखा है कि AB जो है वो FD के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब बराबर है। तो AB है आपका 4.5, FD भी 4.5, यहाँ तक सही है। बाकी चीज़ें भी चेक करिए। जो BC है वो आपका DF के बराबर होना चाहिए। BC मेरे पास यहाँ पे नहीं है, तो BC के अलावा मैं यहाँ पे क्या चेक करूँगी, यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे AC। तो AC जो है यहाँ पे, यहाँ किसके बराबर होना चाहिए, FF। अब देखिए FF सेम के तो बराबर नहीं हो सकता, तो ये भी यहाँ पे गलत हो गया। अगला और लास्ट, इसको भी जरा क्रॉस चेक करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। यहाँ पे BA जो है वो FD के बराबर बोल रखा है। BA और AB बराबर होने चाहिए, यानी कि 4.5 FD यानी कि 4.5 के बराबर है, ये सही है। इसके अलावा AC यहाँ पे दे रखा है, AC यहाँ पे दे रखा है। AC जो है यहाँ पे DE के बराबर दे रखा है। AC कितना है 4 सेंटीमीटर, DE कितना है 4 सेंटीमीटर, ये भी यहाँ पे बराबर है। और बीच में यहाँ पे एंगल A रखा है, बीच में यहाँ पे एंगल D रखा है। एंगल A 55, एंगल D 55, बीच में सेम, यानी कि ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, जिसके अंदर हमें ये बोल रखा है कि एक ट्राइंगल है ABC। तो मैंने इस तरीके से एक ट्राइंगल बना दिया ABC। उसमें हम लोगों को बोल रखा है कि BC के ऊपर एक D पॉइंट है जो कि यहाँ पे इस तरीके से परपेंडिकुलर पड़ रहा है। मतलब AD जो है वो BC के ऊपर इस तरीके से 90 डिग्री पे आके गिर रहा है। और इसके अलावा हम लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो BD है वो DC के बराबर है, यानी कि अगर ये D पॉइंट है तो ये वाला साइड जो है आपका किसके बराबर है, इस वाले साइड के। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये जो छोटे छोटे दो ट्राइंगल बन रहे हैं इसमें किस तरीके की कॉन्ग्रुएंसी है। आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। RHS कॉन्ग्रुएंसी सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री पर आधारित नहीं होती। इसमें ये जो H होता है ये होता है हाइपोटेन्यूज, जो कि होती है लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड की बात करूँ तो ये दोनों हैं, इनके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है इस क्वेश्चन में। और अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई तो हम ये नहीं बोल सकते कि RHS कॉन्ग्रुएंसी के, तो ये दोनों ऑप्शन तो आप यहाँ पे कट करिए।
इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को दो और ऑप्शन यहाँ दे रखे, उनको जरा यहाँ पे डिकोड करते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चल गया RHS कॉन्ग्रुएंसी तो नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि इनके जो लॉन्गेस्ट साइड है यानी कि हाइपोटेन्यूज है वो बराबर हमें नहीं दे रखी है। अगर लॉन्गेस्ट साइड भी दिया होता तो RHS ही इस क्वेश्चन का आंसर होता। अब अगर हम यहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन को देखें, लास्ट वाले ऑप्शन में बोल रखा है ए बी जो है वो आपका ADA के बराबर है। तो AB अगर हम देखें, AB ये है और DA आपका कौन सा हो गया, DA ये वाली साइड होगी। तो देखिए सबसे पहले तो अगर हम देखें तो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होनी चाहिए, सिंपल सी लॉजिकल बात है। अगर ये एक ट्राइंगल है और ये दूसरा ट्राइंगल है तो ये जो बीच वाली लाइन है ये तो कॉमन है, ये जो AD है वो तो दोनों में कॉमन आएगा, तो AD तो AD के बराबर होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा। अब अगर हम अपने फाइनल आंसर की तरफ जाते हैं जो कि तीसरा ऑप्शन है, इसमें जरा आप लॉजिकली सोचिए कि AB को किसके बराबर बोल रखा है, AB को बराबर बोल रखा है यहाँ पे AC के। इसके अलावा यहाँ पे आप ये देख सकते हैं AD इस तरीके से भी दे रखा है और AD इस तरीके से। कहने का मतलब है कि दोनों ट्राइंगल को जब मर्ज किया गया, जोड़ा गया, तो AD कॉमन है, तो AD दोनों में बराबर होगा। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे सबसे सूटेबल, सबसे अप्रोप्रिएट बैठेगा। अब मैं आप लोगों के साथ प्राइम फैक्टराइजेशन से बेस्ड जो आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ आप लोगों से इनके जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे डिस्कस करूँगी। तो देखिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में मिले कि एक पर्टिकुलर नंबर जो दे रखा है उसमें आपको वो नंबर जो है वो बराबर बोल रखा है किसी पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट की पावर से और आपको यहाँ पे उन पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट को कैलकुलेट करना है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में या फिर ऐसे वाले टाइप में हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन जो है इस मेथड को यूज़ करते हैं और इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, इस पर्टिकुलर नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है आपको कैलकुलेट करना है। तो नंबर आपको थोड़े बड़े दिए जाते हैं ताकि थोड़ा आप लोगों का टाइम जो है यहाँ पे कंज्यूम हो। सबसे पहले आपको लास्ट डिजिट देखनी है और लास्ट डिजिट अगर 2 की टेबल में जाता है तो ये प्रॉपर नंबर भी आपका 2 की टेबल में जाएगा, तो आपको 2 की टेबल से इसे यहाँ पे डिवाइड कर लेना है। अब फिर से हमने इस नंबर का लास्ट डिजिट जो है वो चेक किया तो वो आया 6, तो ये आपका फिर से 2 की टेबल में जाएगा। तो 2 की टेबल में अगेन हम इसे यहाँ पे कैंसिल करें तो ये आपका 408 लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा। तो 8 जो है अगेन ये आपका 2 की टेबल में जाता है, तो ये नंबर जब तक आपका लास्ट डिजिट 2 की टेबल में जाता रहेगा आपको इसे उस पर्टिकुलर नंबर से प्राइम फैक्टराइज करते रहना है। तो यहाँ पे हमने फिर से इसे रिजॉल्व किया तो लास्ट में आया 4 जो कि 2 की टेबल से जाएगा अगेन। अब हम इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2, अगेन ये 2 की टेबल में जा रहा है, तो 2 की टेबल में जब तक आपका जाएगा इसे जाते रहने देना है। अब इस पॉइंट से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अब ये 2 की टेबल से नहीं जा सकता, तो अब हम इसे 3 की टेबल से यहाँ पे कैंसिल करेंगे। 3 की टेबल में अगर हम देखें तो 9 आता है 3 बार में, फिर ये 2 बार में जाएगा 6 और 7, अगेन ये नंबर आपका 3 की टेबल में जा सकता है। 3 की टेबल में अगर हमने इसे कट किया तो ये नंबर आपके पास आया, ये नंबर अगेन आपका यहाँ पे 3 की टेबल में जाएगा। इस प्राइम फैक्टराइजेशन को मैं यहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ, तो ये जो नंबर है आपका 636 बार में जाएगा। ये नंबर फिर से 3 की टेबल में जाता है, वो भी आपका 121 बारी में, और 121 सीधा 11 की टेबल में जाता है, आपको अगर इसका जो स्क्वायर है वो पता हो तो यहाँ पे हमारे सामने 3 पेयर आ गए, एक तो 2 आया, उसके अलावा 3 आया यहाँ पे 4 टाइम्स और यहाँ पे 11 आया 2 टाइम्स। ध्यान से देखिए यही चीज़ यहाँ पे दे रखी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो P दे रखा है स्क्वायर की फॉर्म में, तो P अगर स्क्वायर की फॉर्म में दे रखा है तो आपको ये देखना है स्क्वायर मतलब 2, तो कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 बार आया, तो 11 जो है वो 2 बार आया, तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि P की वैल्यू क्या है, 11 है। अब अगर मैं Q की वैल्यू देखूँ तो Q की पावर 5 दे रखा है, तो कौन से नंबर 5 बार आया, तो आप कहेंगे 2, तो 2 की पावर 5 यहाँ पे हो जाएगा, तो इट मीन्स Q जो है आपका कितना आया, यहाँ पे आया आपका 2। इसके अलावा अगला R की पावर दे रखी है 4, तो कौन सा नंबर 4 टाइम्स आया, तो 3 जो है वो 4 बार आया, तो आपका R जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। PQR आपने निकाल दिया, इस वैल्यू में रखिए, इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करिए। तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन आप लोगों का एक अलग प्रीवियस ईयर से मैं यहाँ पे लेके आई हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि आप इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करते हैं तो आपके पास यहाँ पे 2 जो है ये आपका आ जाएगा 4 टाइम्स। इसके बाद 2 से ही इन नंबर्स को यहाँ पे स्टार्ट करना है। 3 जो है वो आपका 3 टाइम्स आ जाएगा,
और यहाँ पर 11 जो है वो 2 टाइम्स आ जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखिएगा। अब अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर चुकी हूँ तो आपको पता होगा कि 2 जो है 4 टाइम्स आया, यानी कि r की वैल्यू क्या है 2 है। क्वेश्चन में टाइम बचाइए। q यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 टाइम आया, यानी कि q की वैल्यू सीधा हो जाएगी 3, और 11 जो है 2 टाइम्स आया, यानी कि p की वैल्यू हो जाएगी 2। तो इस तरीके से पी क्यू आर आपने निकाल दिया, इस जगह पे पुट करिए और इसका आंसर यहाँ पे सॉल्व करिए। इस तरीके से आपके प्राइम फैक्टराइजेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ सिमेट्री चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे डिस्कस करूंगी। तो देखिए, सिमेट्री चैप्टर की बात करें तो इससे भी आपको एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और इसके क्वेश्चंस को करने के लिए आपको इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना होगा। तो देखिए, कोई भी फिगर सिमेट्रिकल तब कहलाती है जब आप उसे काटो और वो 2 इक्वल हाफ में बट जाए और एक दूसरे में ये सुपर इम्पोज हो जाए। यानी कि ऐसा नहीं कि हमने कहीं पर से भी इसे काट लिया। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कट करती हूँ किसी एक नंबर की, अगर हम बात करें, जैसे कि अगर मैं 8 को कट करती हूँ बीच में से, तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि 8 इस तरीके से कट सकता है। तो हम 8 को क्या कहेंगे कि एक सिमेट्रिकल फिगर है। तो यहाँ पे हम लोगों को सिमेट्री के बारे में बता रखा है कि लाइन ऑफ सिमेट्री देखें तो आपको 3 तरीके की सिमेट्री मिल जाएगी। एक मिल जाएगी यहाँ पे वर्टिकल, जो कि आप इस तरीके से लंबाई में काटोगे। एक मिलेगी आपकी हॉरिजॉन्टल, जो कि आप इस तरीके से फ्लैट फॉर्म में काटोगे। एक मिलेगी डायगोनल सिमेट्री, जो कि हम डायगोनली इसे कट करेंगे। और अगर हम टाइप ऑफ सिमेट्री की बात करें तो यहाँ पे हमें 5 अलग अलग टाइप की सिमेट्री जो है वो बता रखी है, जिसमें सबसे पहले अगर आप देखोगे पहला है ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल सिमेट्री क्या होती है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इस तरीके से। अगर कोई भी अलग अलग फिगर है जिसमें यहाँ पे कोई एक साइड जो है इस तरीके से स्लाइडिंग फॉर्म में है, तो यहाँ पे ट्रांसवर्शनल सिमेट्री यहाँ पे देखने को मिलेगी। रोटेशनल सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि अगर एक फिगर को हम रोटेट करें और कितनी रोटेशन के बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, ये हो जाएगी इसकी रोटेशनल सिमेट्री। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक ट्राइंगल की बात करूँ तो देखिए, ट्राइंगल मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए बनाया। अब इस ट्राइंगल में मैं एक पॉइंट यहाँ पे फिक्स कर देती हूँ। अब इस ट्राइंगल को मैंने रोटेट किया तो ये पॉइंट आपका आया इस जगह पे, तो एक बारी हो गया। उसके बाद ये पॉइंट आया आपका इस जगह पे, तो ये दूसरी बारी हो गया। और फिर लास्ट में फाइनली आपका ये पॉइंट ऊपर ओरिजिनल जगह में जाएगा। तो रोटेशनल सिमेट्री एक ट्रायंगल की क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो आपको इस तरीके से देखना है कि किसी भी फिगर को आप रोटेट करके वापस उसी पोजीशन में कितने बारी बाद ला पाओगे, वो उसकी रोटेशनल सिमेट्री होती है। इसके अलावा रिफ्लेक्शनल सिमेट्री जो होती है, ये एक तरीके से इस तरीके से फ्लिप करने के बाद ये सेम पोजीशन में जब आ जाए तो आपकी जो रिफ्लेक्शनल सिमेट्री होती है, जो रिफ्लेक्शन हमारा बनता है, जैसे कि जो मिरर इमेज होती है। इसके अलावा ग्लाइड में क्या होता है, इस तरीके से पैटर्न बेस्ड अगर चीज़ें हों तो ग्लाइड सिमेट्री आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते। और जो पॉइंट सिमेट्री है, अगर 2 फिगर इस तरीके से आप लोगों के इन्वर्स में है और उनमें सभी पॉइंट जो है एक पॉइंट पे अलाइन हो रहे हैं, तो इसमें पॉइंट सिमेट्री होती है। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री अलग अलग फिगर की यहाँ पे पता होनी चाहिए कि किसकी कितनी कितनी होती है। तो एक शॉर्ट पॉइंट पे मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखी है कि यहाँ पे नो लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि एक ऐसा फिगर होता है जो कि होता है स्केलन ट्राइंगल, जिसकी कोई साइड बराबर नहीं होती, उसमें आपको कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा एक लाइन ऑफ सिमेट्री आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल में देखने को मिलती है। इसके अलावा 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आपको किस में देखने को मिलेगी, एक रेक्टेंगल में। जैसे कि एक रेक्टेंगल मैंने बनाया तो इस रेक्टेंगल में आपको यहाँ से भी देखने को मिलेगी और यहाँ से भी देखने को मिलेगी। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, 2। इससे कई क्वेश्चन आते हैं। ये जो स्केलन ट्राइंगल है, स्केलन ट्राइंगल में एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 होती है। आइसोसेलेस यानी कि समद्विबाहु, जिसमें 2 जो साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं, उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ, तीनों साइड बराबर होती है, तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें देखने को मिलती है। तो अलग अलग फिगर में यहाँ पे हम लोगों को जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो बता रखी है। जैसे कि रेक्टेंगल को कट करके दिखा रखा है, 2 पार्ट्स में इस तरीके से कट हो सकता है, तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। स्क्वायर 4 भाग में, रोम्बस जो होता है वो आपका 2 भाग में। इसके अलावा इक्विलेटरल ट्राइंगल की होती है 3, आइसोसेलेस ट्राइंगल की होती है यहाँ पे 1। और अगर हम काइट की बात करें तो देखिए, काइट में 2 चीज़,
अभी मैंने बताया था सिमेट्री के बेसिस में काइट में आपको रोटेशनल सिमेट्री नहीं देखने को मिलेगी, पर लाइन ऑफ सिमेट्री जो है एक देखने को मिलेगी। ये चीज़ आप याद रखिएगा। मैंने क्या कहा कि जो काइट है, जो पतंग है, उसमें क्योंकि आपने देखा था उसमें एंगल्स भी बराबर नहीं थे, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री तो एक भाग में आप इस तरीके से कट कर सकते हैं, बट जब आप इसे रोटेट करेंगे तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ये नहीं आ पाता, तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं देखने को मिलती। मैं बार बार इस पॉइंट को फोकस कर रही हूँ, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो उसको ध्यान से सुनिएगा। इसके अलावा आइसोसेलेस यहाँ पे जो आप लोगों के पास ट्रेपीजियम होता है उसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलती है, और यहाँ पे जो नॉर्मल ट्रेपीजियम होता है उसमें नहीं देखने को मिलती। पैरेललोग्राम में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री देखने को नहीं मिलती। इंपॉर्टेंट है ये, जिनमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री देखने को नहीं मिल रही उनसे क्वेश्चन पिक करते हैं। इसके अलावा रेगुलर पेंटागन में 5, रेगुलर हेक्सागन में 6, रेगुलर हेप्टागन में 7, तो इस तरीके से इनके नाम के हिसाब से इनमें सिमेट्री है। और अगर हम रोटेशनल सिमेट्री की बात करें, देखिए यहाँ पे बोल रखा है पैरेललोग्राम में 2, और कोई भी पॉलीगन जिसमें मतलब n साइड हो, जैसे 3 साइड हो तो 3 साइड वाले में 3 रोटेशनल सिमेट्री, 4 साइड वाले में 4 रोटेशनल सिमेट्री, 5 साइड वाले में 5, रोम्बस में 2, सर्कल में अनलिमिटेड रोटेशनल सिमेट्री देखने को मिलती है, ट्रेपीजियम में आपको कोई रोटेशनल सिमेट्री देखने को नहीं मिलती, और काइट में अभी मैंने बताया था, देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री एक है पर रोटेशनल सिमेट्री इसमें नहीं है। रोटेशनल सिमेट्री बोले तो उसको रोटेट करके घुमा के हमें उसी पोजीशन में वापस लाने में कितनी बारी उसे घुमाना पड़ेगा, वो उसकी होती है रोटेशनल सिमेट्री। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। अब मैं आप लोगों के साथ सिमेट्री से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी, जिसमें आप पहला क्वेश्चन देख पाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर हैव रोटेशनल सिमेट्री बट नॉट अ लीनियर सिमेट्री। अब देखिए इनमें से किसमें रोटेशनल सिमेट्री है बट लीनियर सिमेट्री नहीं है। सभी चीज़ों को आप रोटेट करके यानी कि घुमाकर उनकी एक्चुअल पोजीशन में ला सकते हो, हर अल्फ़ाबेट को। पर अगर मैं लीनियर सिमेट्री की बात करूं, लीनियर सिमेट्री होता है कि अगर हम उसे लाइन वाइज काटें तो देखिए m को हम इस तरीके से काट सकते हैं। अगर मैं o की बात करूं तो o को तो आप कैसे भी कट कर सकते हो, और अगर मैं यहाँ पे x की बात करूँ तो x को हम ऐसे भी कट कर सकते हैं और ऐसे भी कट कर सकते हैं। बट अगर हम n को देखें तो n को आप कट नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से n जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कुछ ऐसी फिगर होती हैं जिसको आप यहाँ पर कट नहीं कर सकते, उनमें से n भी एक यहाँ पे एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगला यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। इनमें से कौन कौन सी आकृतियाँ हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यानी कि सममिति रेखा जो रेखाओं की संख्या यहाँ पे बराबर नहीं है, ये पूछ रखा है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करूँ तो इसमें आपको एक लाइन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलता है, और अगर हम काइट को भी देखें तो काइट में भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रखा था कि किसमें बराबर नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। अगर हम एक रोम्बस और एक रेक्टेंगल की बात करें तो इन दोनों में ही 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। स्केलन ट्रायंगल में एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, और पैरेललोग्राम में भी एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, तो ये भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे काइट की बात करें तो काइट में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, 1, जबकि रोम्बस में लाइन ऑफ सिमेट्री होती है 2। अब इस प्रश्न में पूछा गया था कि कौन सी आकृतियां हैं जिनमें लाइन ऑफ सिमेट्री बराबर नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जिसमें काइट में पतंग में आपको एक लाइन ऑफ सिमेट्री और यहाँ पे जो रोम्बस है उसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलती है। अगला यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव लाइन ऑफ सिमेट्री बट नॉट अ रोटेशनल सिमेट्री। इनमें से कौन सी आकृति ऐसी है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है बट रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, तो पैरेललोग्राम इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर यहाँ पे काइट हो जाएगा। मैं आपको बार बार फोर्सफुली इस चीज़ को बोल रही थी कि ये जो काइट है
इसको हम इस तरीके से कट कर सकते हैं, इसमें लीनियर सिमेट्री होती है बट रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका काइट। इसके अलावा रेक्टेंगल में दोनों ही सिमेट्री होती है। पैरेललोग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसमें दोनों ही तरीके की सिमेट्री नहीं होती। रोम्बस में दोनों ही सिमेट्री होती है, तो ये आंसर नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, यहाँ पे स्केलन ट्राइंगल में एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। स्केलन ट्राइंगल में तो सिमेट्री नहीं होती बट आइसोसेलेस ट्राइंगल में होती है एक, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ पर आपको देखना था कि इनमें से कौन सी ऐसी आकृति है जिसमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिसमें बोल रखा है कि जो ऑक्टागन है उसमें 8 लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है जी, 8 लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि जितनी आपके नंबर होंगे किसी भी पॉलीगन में उतनी सिमेट्री होगी। अभी मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया था कि जितने आपके साइड्स होंगे उतनी आपकी सिमेट्री होंगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। इसके अलावा अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल इन एनी ट्राइंगल। किसी भी एक ट्राइंगल में अगर हम पॉसिबल सिमेट्री देखें तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं और यहाँ पे मैक्सिमम सिमेट्री आपको 3 देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो होगा वो होगा आपका 3, और मिनिमम जो होता है वे स्केलन ट्राइंगल में होता है जो कि होता है 0, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में 1 आपको देखने को मिलता है। आई होप यहाँ तक का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। आज के इस सेशन का लास्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगी, जो कि है प्रोबेबिलिटी का। अब देखिए, आप प्रोबेबिलिटी निकालते कब हैं और प्रोबेबिलिटी निकाली कैसे जाती है। तो अगर आप कभी भी ये चीज़ चेक करना चाहें कि कोई चीज़ कितनी बारी आ सकती है, जैसे कि अगर आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, एक सिक्के को टॉस कर रहे हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि हेड कितने बार आएगा। तो देखिए, एक कॉइन को टॉस करके हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो होगी वो आप नीचे रखोगे, और हेड कितने बार आ सकता है, एक बार आ सकता है, हेड भी एक बार आ सकता है, टेल भी एक बार। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। और अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि अगर आप एक डाइस को, जो कि आप यहाँ पे जो कैरम खेलते हुए यूज़ करते हो, कैरम नहीं, जो आप यहाँ पे सांप सीढ़ी खेलते हुए यूज़ करते हो, अगर इस डाइस को हम यहाँ पे घुमाएं और 6 कितने बार आएगा, तो देखिए उसमें अलग अलग नंबर होते हैं। 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5, 6, तो टोटल 6 अलग अलग नंबर होते हैं। तो वो आप नीचे लिखेंगे, और 6 कितने बार आ सकता है, एक बार आ सकता है। तो इसका आउटकम कितना हो जाएगा, 1/6। इसके अलावा अगर आप इस तरीके से एक यहाँ पे गेम है उसको घुमा रहे हैं और ये पूछा जाए पर्पल कलर कितने बार आ सकता है, तो इसमें कौन कौन सा कलर है, येलो है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, पर्पल है। तो टोटल कितने कलर हैं, 5 कलर है। पर्पल कितने बार आ सकता है, एक बार। तो इस तरीके से फेवरेबल आउटकम यानी कि जो पूछा गया है वो आउटकम ऊपर, और पॉसिबल नंबर यानी कि कितने टोटल आउटकम है वो नीचे लिखना है। इस फ्रैक्शन को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। अब देखिए, यहाँ पे बोल रखा है एक कॉइन है जिसको 10 बार यहाँ पे टॉस किया गया, और जब 10 बार टॉस किया तो ये अलग अलग आउटकम आपके पास आए। कभी हेड आया, कभी टेल आया, कभी हेड आया, कभी टेल आया। तो इस तरीके से यहाँ पे बता रखा है। अब आपसे पूछ रखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। इनमें से कौन सी संभावना में यहाँ पे चित जो है आ सकता है। चित और पट इस तरीके से यहाँ पे बनाए गए हैं। तो अगर मैं टोटल नंबर देखूं तो टोटल आपने कितने बार से घुमाया, 10 बार। आप इन नंबर्स को भी काउंट करके यहाँ पे देख सकते हैं। और अब आपको यहाँ पे देखना है कि इसमें कितनी बार यहाँ पे चित आया, यानी कि कितनी बार आपका हेड आया। हेड कितने बार आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 आप यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे, और इसे जब आप यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 की टेबल से कटेगा। 2 3 6 और 2 5 10। तो 3/5 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, यहाँ हम लोगों को बोल रखा है कि 2 डाइस हैं, 2 पासे हैं जिसको आप यहाँ पे घुमा रहे हो, और इन पासों को घुमाने के बाद आपको बताना है कि कौन सा ऐसा आउटकम होगा जिसका सम कम से कम 7 हो। तो इसके लिए आपको यहाँ पे 2 पासे इस तरीके से तैयार करने हैं। तो 2 पासे अगर आप तैयार करोगे तो ऐसा हो सकता है, एक पासे में एक बार आपका 1 आया, दूसरे पासे में भी 1 आया, पहले पासे में 1 आया, दूसरे पासे में 2 आए। तो इस तरीके से आपके पास जो पॉसिबिलिटी बनेगी,
यानी कि एक पासे में एक और दूसरे पासे में अलग अलग नंबर आए तो इस तरीके से बन सकती है। अब अगली पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि पहले वाले पासे में 2 आए और दूसरे वाले पासे में 1 आए। पहले वाले पासे में 2 आए, फिर 2 आए, फिर 2 आए, 3 आए, यानी कि पहले नंबर को हम फिक्स कर रहे हैं और इस तरीके से नंबर्स को हम यहाँ पे चेंज करते जा रहे हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे कर रही हूँ। पूरे 36 पॉसिबिलिटी आएगी क्योंकि एक पासे में 6 होते हैं, एक पासे में 6 होते हैं। 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे 36 पॉसिबिलिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर 3 1, फिर 3 2, फिर 3 3, उसके बाद यहाँ पे 3 हो गया, 4, फिर हो गया 3 हो गया, यहाँ पे 5, फिर 3 हो गया, यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 4 1 4 2, फिर 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर यहाँ पे हो गया 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर आपके 6 की लाइन आ जाएगी, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब इन्होंने बोल रखा है कि सम कम से कम आपका कितना होना चाहिए, 7। तो सम कम से कम 7 एक इसमें मिल जाएगा आपको, इसके अलावा एक इसमें मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा। सम 7 एक इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा। 7 इसमें, इसमें, इसमें। देखिए डायगोनली ये बढ़ते जा रहे हैं, आपके नंबर यहाँ पे आपको डायगोनली इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। तो कितने ऐसे नंबर हैं जिनमें आपको पूरे सम 7 मिल जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो ऐसे कितने मिल गए? 21। और जैसे कि मैंने कहा टोटल कितने होंगे? 36। तो 21/36 यहाँ पे आ गया, जो कि आप यहाँ पे इसे कट करोगे। अब हम इसे यहाँ पे कट करते हैं तो ये आपका कट होगा 3 की टेबल से। 3 7 होता है 21 और ये कट होगा 12 बाद में। तो यहाँ पे बी जो ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। आई होप आज के सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।